हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं FST4 का रीनीट के लिए। तो आपको कैसा पेपर गया आप मुझे ज़रूर बताइएगा और उस पेपर का डिस्कशन हम लोग शुरू कर रहे हैं। और 101 से लेकर 135 तक मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा और 136 से 70 तक आपको सेलेंसर कराएंगे एंड रेस्ट। उसके बाद 70 से आपके पास 200 तक विक्रम सर आपको डिस्कस कराने वाले हैं। तो चलिए टाइम नहीं गवाते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। और आपको पता है किसी भी सेशन की शुरुआत हम करते हैं सिंह सर की मुहिम के साथ, और वो है कि अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। इसके तहत हम लोग आज का डिस्कशन करने जा रहे हैं और ये है आपके लिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा के लिए करेक्ट क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए बेटा कि आपके पास माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती। इसी वजह से इसकी कई सारी शेप हो सकती हैं, इसी वजह से हम इसे पॉलीमॉर्फिक कह सकते हैं भाई। तीसरी बात, माइकोप्लाज्मा कैन सर्वाइव कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन। मतलब कहने का मतलब अपनी ज्यादातर जिंदगी को वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही गुजारता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के भी गुजार सकता है। दैट्स वाई आप बताइए इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे फैकल्टेटिव एनारोब। क्या कहोगे, फैकल्टेटिव एनारोब कहोगे। आपको ये बात भी पता रहना चाहिए कि जो माइकोप्लाज्मा है वो आपके पास पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक होता है किसके किसके लिए, पैथोजेनिक होता है बोथ प्लांट और एंड एनिमल के लिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं। और उसके बाद आपको माइकोप्लाज्मा आता किस में है, तो वो किंगडम है आपके पास मोनेरा। और मोनेरा क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं। और आपने सुना होगा कि भाई साहब इस पर पेनिसिलिन का असर नहीं होता। तो आप देखिए यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट निकालना माइकोप्लाज्मा के लिए प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, बिल्कुल है। पैथोजेनिक, ओनली पैथोजेनिक इन प्लांट्स, गलत बात। दोनों के लिए होगा। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, बिल्कुल। माइकोप्लाज्मा जो है वो आपके पास स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल के बारे में बात करें और इसका जो लेंथ होती है वो होती है 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन इसी के ग्रुप का एक मेंबर है, नाम है PPLO, और PPLO का साइज क्या है, 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट लिविंग है, कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, ये भी सही है। कितनी बातें सही हैं, ACD सही है आंसर आपके पास फर्स्ट बनना चाहिए। क्या आपको फर्स्ट आंसर बना है, कोई दिक्कत है क्या? मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। आगे देखिए अगला हमारे पास लिखा हुआ है द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस इज द गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेजेस। तो ये बात सही है कि जो आपके पास मॉसेस मतलब ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा की डोमिनेंट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक स्टेज। और उसमें 2 स्टेजेस देखने को मिलती है, एक प्रोटोनेमा भी तो देखने को मिलता है, वो भी गैमेटोफाइट से ही बनता है, जिसके पास लेटरल बड होती हैं। याद आया कि नहीं। और इस लेटरल बड से ही आपके पास लीफी शूट का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर गैमेटोफाइट से डायरेक्ट प्लांट बॉडी बन जाए तो ऐसा लिवरवर्ट्स में देखने को मिलता है, लेकिन गैमेटोफाइट के बीच में प्रोटोनेमा बने, फिर सेकेंडरी प्रोटोनेमा बने, और उस प्रोटोनेमा की लेटरल वर्ड से लीफी शूट मतलब गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो, तो ऐसे को हम मॉस कहते हैं। और मॉस के एग्जांपल फ्यूनेरिया है, स्फैग्नम है, पॉलीट्राइकम है। याद रखिएगा। आपके लिखा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉस इज बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। बिल्कुल बात सही है, आपके पास फ्रेगमेंटेशन से हो सकता है और बडिंग इन प्रोटोनेमा से भी तो हो सकता है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जबकि लिवरवर्ट्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आपके पास जैमा कप से। जैमा कप में क्या होती है, मल्टीसेलुलर ग्रीन जैमा बर्ड। याद आया। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आंसर आपके पास 4 बनना चाहिए। आंसर क्या बनेगा बेटा, 4 बनेगा। कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है। फिर लिखा बायलेटरल सिमेट्रिकल, ये भी आपके पास टीनोफोरा बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होता, गलत हो गया, क्योंकि बायलेटरल सिमेट्री सबसे पहले प्लेटिहेल्मिन्थस में देखने को मिली। ये रेडियो सिमेट्रिकल होगा। डिप्लोब्लास्टिक, हाँ ये बात सही है। और ऑर्गन लेवल का टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, ये तो टिश्यू लेवल का होता है। तो आपके पास ये वाली बात गलत हो गई, पहला स्टेटमेंट आपके पास हो गया गलत।
फिर लिखा है इन टीनोफोर्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ये बात सही है। टीनोफोर्स में कैसा डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट कैसा है तो हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट है और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है। एक स्टेटमेंट गलत, दूसरा सही। तो आप बताओ आंसर। आंसर आपके पास थर्ड बनेगा, आंसर 103 का थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन 104, इन सीलेंट्रेट्स वाटर एंटर्स थ्रू माइन्यूट पोर्स। तो ये बता, यहां पर सीलेंट्रेट होना ही नहीं चाहिए। माइन्यूट पोर्स की बात कर रहे हैं तो ये ऑस्टिया की बात कर रहे हैं, और ये इस आपके पास कह रहे हैं कि फिर पानी पहुंच रहा है सेंट्रल कैविटी में, और स्पॉन्जोसील फ्रॉम फिर गोज आउट द ऑस्कुलम। ये वाली बात सीलेंट्रेटा के लिए नहीं है, पोरीफेरा के लिए। स्टेटमेंट गलत हो गया भाई साहब। लिखा हुआ स्पॉन्जेस रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली बाई फ्रेगमेंटेशन। ये भी बात गलत हो गई, क्योंकि ये सेक्सुअली नहीं, ये तो एसेक्सुअली होगा। फ्रेगमेंटेशन के जरिए कैसा, एसेक्सुअली। तो आप मुझे बताइए, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, क्या आंसर आपके पास फर्स्ट आ गया है? दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर आपके पास फर्स्ट आ जाएगा। आगे देखिए अगला लिखा हुआ इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट लीव्स मॉडिफाई इनटू स्टेम। देखिए कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें उसकी लीव्स किस में बदल गई हैं, स्पाइन में। क्यों बदल गई हैं? क्योंकि ट्रांसपिरेशनल लॉस को रोकना था, जीरोफिटिक कैरेक्टर को शो कर रहा होगा। और ऐसे में, ऐसे प्लांट में स्टेम इज बिहेव लाइक अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, है ना। स्टेम इज बिहेव लाइक अ फोटोसिंथेटिक ऑर्गन, और जब स्टेम फोटोसिंथेटिक ऑर्गन की तरह काम करने लगे तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं फिलोक्लैड। क्या कहते हैं बेटा? फिलोक्लैड कहते हैं। और एग्जाम्पल क्या होगा? अपनशिया। हपनशिया, हपनशिया मतलब कैक्टस। हपनशिया मतलब कैक्टस की बात कर रहे हैं, और यहां पर फ्लैटेंड स्टेम की बात कर रहे हैं। एक एग्जांपल यूफोर्बिया भी होता है, जिसमें सिलेंड्रिकल हो जाता है वो मॉडिफाइड स्टेम जो परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस। तो आंसर आपके पास यहाँ पी नहीं होगा, ऑनियन नहीं होगा, गार्लिक नहीं होगा, वो तो आंसर आपके पास कैक्टस होने वाला है। ओके, आगे लिखा हुआ है ट्रैकीड्स आर प्रेजेंट इन द जाइलम ऑफ। ट्रैकीड्स फर्स्ट टाइम कहां देखने को मिले? तो वो ट्रैकीड्स फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलते हैं टेरिडोफाइट में। इसी वजह से टेरिडोफाइट को फर्स्ट ट्रैकियोफाइटा कहते हैं। पहला ऐसा लैंड प्लांट जिसमें जाइलम, जिसमें ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। मतलब कहने को जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। कहने का मतलब, तो आप बताइए फर्स्ट टाइम अगर प्रेजेंट हुआ है किसमें? टेरिडोफाइट में। तो टेरिडोफाइट का एक एग्जांपल एडियंटम लिखा है। क्या लिखा है? एडियंटम। और वीट आपके पास एंजियोस्पर्म हो गया और पाइनस जिम्नोस्पर्म हो गया। तो इसका मतलब टेरिडो में तो होगा ही होगा, आपके पास एनजीओ में भी होगा और जिम्नो में भी होगा। आंसर तो ऑल होना चाहिए। आंसर जाइलम ट्रैकीड्स आपके पास सब में देखने को मिल जाएंगे। मुझे तो आंसर क्या लग रहा है? 4 लग रहा है। आप लोगों को क्या लग रहा है? आप भी मेरी बात से इत्तेफाक रखते जरूर होंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। क्यूटिकल, क्यूटिकल आपको थिक वैक्सी कवरिंग आपको इन जनरल लीव्स पर देखने को मिलती है, और ये थिकेस्ट हो जाती है जिस जीरोफिटिक प्लांट में वाटर लॉस को कम करना है। तो आपके पास प्रिवेंट ऑफ वाटर लॉस, करेक्ट बात निकालनी है, सही बात है ये। ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स को इन जनरल स्टेम हेयर कहते हैं। ये भी आपके पास वाटर लॉस को रोकने में हेल्प करते हैं, जो यूजुअली मल्टीसेलुलर होते हैं। सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं। याद आया? और रूट हेयर्स हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ये भी सही है। ट्राइकोम्स इंक्लूडेड इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ये बात गलत है, क्योंकि ट्राइकोम को एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत लिखते हैं। कौन सा टिश्यू सिस्टम? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंतर्गत बात करते हैं किसकी? ट्राइकोम्स की। तो इसमें से 3 बातें सही हैं। 3 बातें सही हैं तो आंसर फर्स्ट बनना चाहिए। 3 बातें सही हैं, आंसर क्या बनना चाहिए बेटा? आंसर होना चाहिए फर्स्ट। ओके बेटा, फर्स्ट बनेगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 107 के बाद 108 क्या कह रहा है? इन फ्रॉग नेक इज प्रेजेंट बट टेल इज एब्सेंट। गलत बात। बॉडी ऑफ द फ्रॉग बटी होती है उसके हेड और ट्रंक में, नेक और टेल इन जनरल एब्सेंट होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी एम्फीबिया हैं जिसमें टेल पाई जाती है, जैसे कि सैलामेंडर टेल्ड एम्फीबिया होता है, लेकिन इन जनरल नेक तो प्रेजेंट नहीं होती। गलत बात है। फिर लिखा इन फ्रॉग आईज आर बल्ज एंड कवर्ड बाय निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट
देम वाइल इन वाटर। सही बात है, निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन जो आई के ऊपर होती है, जो जब वो फ्रॉग वाटर में होता है तो उसे आँखों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये झिल्लीदार झिल्ली आपके पास पाई जाती है, जिसे निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। हम लोगों में भी ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है यहाँ पर, लेकिन वो वेस्टिजियल हो गई है। ठीक है, तो आपके पास एक स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, और इस तरह से मुझे लगता है आंसर आपके पास थर्ड है। आंसर क्या बनेगा बेटा? थर्ड बन जाएगा, पहला इनकरेक्ट, दूसरा करेक्ट। आगे देखिए 109 लिखा हुआ इनवॉलेंट्री मसल्स आर प्रेजेंट हैं। तो आपको इनवॉलेंट्री मसल की बात करनी है तो दो तरह की इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल भी इनवॉलेंट्री मसल में आती हैं, और आपके पास कार्डियक मसल भी इनवॉलेंट्री होती हैं, कार्डियक मसल भी होती हैं। आप देखिए एग्जांपल ढूंढिए, ब्लड वेसल्स बिल्कुल होगी, स्मूथ मसल स्टमक में भी होगी, इंटेस्टाइन। आपके पास आंसर ऑल हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? चलिए अगला 110 लिखा हुआ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। आपको पता है एरिना मतलब एरिया, सेल में वो मेन एरिया बताइए जहां पर सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है। तो सेलुलर एक्टिविटी मतलब जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं इन जनरल आपको सेल ऑर्गेनेल्स में देखने को मिलती है, और सेल ऑर्गेनेल इज द पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। इसका मतलब मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी क्या हुआ? साइटोप्लाज्म हुआ, न्यूक्लियस नहीं हुआ, गोल्जी बॉडी नहीं हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हुआ, साइटोप्लाज्म होता है। आंसर क्या हो गया? साइटोप्लाज्म। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो नहीं। आगे देखिए अगला हमारे पास क्या लिखा है? कैल्विन प्रपोज। कैल्विन ने प्रपोज किया प्लांट चेंज लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदल लेते हैं बाय ट्रांसफरिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्गेनाइज्ड एरे टू पिगमेंट मॉलिक्यूल एंड अदर सबस्टेंस। बिल्कुल बात सही है, कैल्विन ने यह बात बताई। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्न नोबेल प्राइज। कैल्विन इन सब मैपिंग के लिए पाथवे में, मतलब कैल्विन साइकिल का पूरा पाथवे पता किया गया, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज किया गया, C14 का, क्लोरेला यूज किया गया, लेकिन उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज तो जरूर मिला, लेकिन 71 में नहीं। ये जवाब होगा 61। तो आपके पास ये वाली बात क्या हो गई? गलत हो गई। एक स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। तो बताइए आंसर सेकंड नहीं बना है? 111 आंसर क्या होगा? सेकंड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे देखिए अगला 112 क्या कह रहा है? लिखा हुआ है साइटोक्रोम C स्मॉल प्रोटीन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन एंड एक्ट एज अ मोबाइल कैरियर। बिल्कुल बात सही है, मोबाइल कैरियर जो काम करता है साइटोक्रोम C और कनेक्ट करता है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर 3rd एंड 4th को। तो वही लिखा हुआ है ट्रांसफर करता है इलेक्ट्रॉन बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3rd एंड कॉम्प्लेक्स 4th। बिल्कुल बात सही है। आगे लिखा हुआ इन ETS नंबर ऑफ ATP मॉलिक्यूल सिंथेसाइज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल बात ये भी सही है, ETS में आपके पास ATP का फॉर्मेशन कितना होगा इस बात पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है। जैसे कि NADH2 FADH2 की बात करी जाए तो NADH2 से 3 ATP और FADH2 से 2 ATP। तो आपके पास ये वाली बात जो है दोनों सही हैं, और दोनों सही हैं तो आंसर 4 बनना चाहिए। आंसर क्या बनेगा? 4 बनेगा। दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल सही हैं 112 के। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। बिल्कुल बात सही है, फोटो रेस्पिरेशन एक पूरा टोटली एनर्जी वेस्टिंग प्रोसेस है। ये कब होता है? जब CO2 की अवेलेबिलिटी कम और ऑक्सीजन की बढ़ जाए, रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करने लग जाता है और चलती है C2 साइकिल, जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन, जिसके दौरान एक मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लाइकोलिक एसिड का और एक आपको फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनता है। इस दौरान कहा जाता है कि ये फोटो रेस्पिरेशन आपको स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में चलती है, और यहाँ पर आपको फिक्स्ड कार्बन को भी लॉस किया जाता है। कहा जाए फोटो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व 3 सेल ऑर्गेनेल बताइए तो नाम होता है क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और दूसरी बात स्टेटमेंट 2 द कैल्विन पाथवे इज कॉमन टू C3 एंड C4। C3 साइकिल चले, C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दोनों में कैल्विन साइकिल चलती है। जबकि C3 प्लांट में ये कैल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होगी, जबकि C4 प्लांट में ये कैल्विन साइकिल आपकी बंडल शीथ सेल में चलेगी। याद आया? तो इसका मतलब दोनों बातें सही, और दोनों बातें सही तो आंसर आपके पास क्या बन गया? 4।
बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे। आगे आपको पास फुल फॉर्म पूछ रहा है कि आपको फुल फॉर्म बताना है NaA की। ये है क्या? ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है बेटा। ऑक्सीजन आपने सुना होगा, ऑक्सीजन सिंथेटिक ऑक्सीजन, नेचुरल ऑक्सीजन, 2,4-D सिंथेटिक ऑक्सीजन। आपके पास कहा जाए कि भैया ऑक्सीजन में नेचुरल ऑक्सीजन कौन सा है, तो IAA, IBA। ठीक है, सुना, हिंडोल एसिटिक एसिड और हिंडोल ब्यूटारिक एसिड। ठीक, तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। नाइट्रोजनस एसिटिक एसिड नहीं, नैफ्थलीन एसिटिक एसिड सही है, एसीटोन एसीटेट नहीं, आपके पास अमाइन एसीटेट नहीं। आंसर तो सेकंड है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। पुरकंजे फाइबर आर प्रेजेंट इन, तो आपको पता है करंट ऐसे नोड से AB नोड जाती है, AB नोड से AB बंडल पर बढ़ते हैं राइट AB बंडल और लेफ्ट AB बंडल में, और फिर वो पूरे वेंट्रिकल में फैल जाते हैं पतले पतले माइन्यूट फाइबर से, जिन्हें हम कहते हैं पुरकंजे फाइबर। इन जनरल पुरकंजे फाइबर कहाँ देखने को मिलते हैं, तो जवाब होता है वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में। वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट में देखने को मिलेंगे, वॉमन कैप्सूल में नहीं, ऑरिकल ऑफ हार्ट ओनली लिखा हुआ है नहीं, और आपके पास एडिपोज टिश्यू नहीं। आंसर आपके पास होगा फर्स्ट। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन बताइए। लिखा हुआ है द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय थिन फिलामेंट इज कॉल्ड। आपको पता है कि जो ए बैंड होता है, ए बैंड को हम डार्क बैंड कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें लाइट बैंड और मतलब लाइट फिलामेंट और डार्क फिलामेंट दोनों होते हैं। कुछ ऐसी जगहें भी होती हैं जहाँ लाइट और डार्क बैंड दोनों एक साथ होते हैं। इसका मतलब आपके पास कुछ ऐसी जगह भी होगी जहाँ सिर्फ डार्क बैंड होगा। कहने का मतलब, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या डार्क बैंड इक्वल डार्क होता है, जवाब होता है नहीं। ऐसा पार्ट जहाँ एक्टिन और फिलामेंट, एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, वो ज़्यादा डार्क पार्ट होता है, और जहाँ पर सिर्फ आपके पास मायोसिन या डार्क फिलामेंट आपके पास होगा तो वो कंपैरेटिवली लाइट होगा। उसी जोन की बात कर रहे हैं, तो डार्क बैंड का लाइट जोन जिसमें सिर्फ थिक फिलामेंट मतलब मायोसिन फिलामेंट, और उसी को हम कहते हैं H जोन। तो आपके पास ये आई बैंड नहीं होगा, ये जवाब होगा H जोन। और कहा जाता है पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ये जो एक्टिन फिलामेंट हैं वो स्लाइड करके मतलब मायोसिन के फिलामेंट के ऊपर जैसे स्लाइड करते जाएंगे, और पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन है तो H जोन लगभग पूरी तरह से गायब भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको जवाब क्या हो जाएगा, H जोन। अगला, एपोमिक्सिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। तो एपोमिक्सिस का मतलब क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर सीड का फॉर्मेशन मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसमें न्यूसिलस की जो 2n सेल होती हैं, 2n वाली प्लॉइडी वाली सेल्स होती है, वो डिवाइड करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। और ऐसा आपको एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिल जाएगा, एस्ट्रेसी फैमिली में देखने को मिल जाएगा, और ग्रासेस में। और एस्ट्रेसी फैमिली का दूसरा नाम क्या होता है, ये कंपोजिटी कहलाती है। क्या कहलाती बेटा, कंपोजिटी। और ग्रासेस वाली फैमिली का नाम बताइए, इसे हम कहते हैं पोएसी या फिर ग्रैमिनी। क्या कहते हैं, ग्रैमिनी। याद आया? तो आंसर आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, 4। 117 का आंसर क्या हो जाने वाला है, 4 हो जाएगा बेटा, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। आगे हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इज एन इंडिकेटर ऑफ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एंड एक्सटेंड बिटवीन मिनार्की एंड मेनोपॉज। ठीक है, तो मिनार्की और मेनोपॉज, मिनार्की मतलब स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेनोपॉज मतलब एंड ऑफ द मेनोपॉज, एंड ऑफ द मेंस्ट्रुएशन। इसके बीच में जो साइक्लिकल आपके पास हर मंथ जो साइकिल चलती है उसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ रेगुलर मैनर में चलती है, और ब्लड का फ्लो जो भी है आपके पास वो उसके हिसाब से भी हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेजर करते हैं, ना बहुत ज़्यादा कम और ना बहुत ज़्यादा फ्लो होना चाहिए ब्लीडिंग का। तो कहते हैं कि अगर किसी भी लेडी की मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम पर है और सही फ्लो है तो उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी या फिर नॉर्मल हेल्दी की भी परिभाषा देते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो आपके पास ये बात सही है। फिर लिखा द कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन तो सिक्रीट करता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में नहीं, ये तो जवाब लार्ज होगा। लार्ज अमाउंट में मेंस्ट्रुएशन आपके पास प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करेगा, जो कि एसेंशियल है आपके पास मेंटेनेंस ऑफ पेरीमेट्रियम। नहीं, ये तो एंडोमेट्रियम होगा। तो आपके पास ये वाला स्टेटमेंट गलत है, एक स्टेटमेंट सही दूसरा गलत। तो आंसर क्या सेकंड नहीं बना है, 118 का सेकंड।
कोई प्रॉब्लम बेटा? मुझे तो नहीं लग रहा। एक करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है। अब देखिए आगे 19, बताइए सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच बताना है बेटा। हम तो हमारे दो बर्थ कंट्रोल से ही है, ठीक है। फैमिली प्लानिंग 1951 है ना, और उसका फैमिली प्लानिंग का है एक्सटेंडेड रूप RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर। आपके पास डिक्लाइन MMR एंड IMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में डिक्लाइन हो जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लेकिन यहां क्या लिखा है? डिक्रीज पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, गलत बात। फिर लिखा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस में हम जेनेटिक डिसऑर्डर को हम पहचानते हैं और उन्हें एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ही क्योर करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एमनियोसेंटेसिस जैसे टेस्ट हैं। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए एमनियोसेंटेसिस नहीं होता, आपको जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। तो आपके पास हीमोफीलिया भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये एमनियोसेंटेसिस से पता किया जा सकता है। और सहेली को बनाया है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ में। और आपको पता है कि सहेली नॉन स्टेरॉइडल वीकली लिए जाने वाली गर्भ निरोधक पिल होती है, ठीक है। तो आपको गलत बात निकालनी थी, तो मुझे 119 का सेकंड मिल गया, 119 का सेकंड मिल गया बेटा, मुझे कोई भी शक इसमें नहीं। आगे देखिए अगला 120 लिखा हुआ है एन्यूप्लॉइडी। करेक्ट बात बतानी, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब, एन्यूप्लॉइडी का मतलब समझना, एन्यूप्लॉइडी का मतलब यह होता है कि एनाफेज में आपका नॉन डिसजंक्शन हो एक या दो क्रोमोसोम का, एक दो क्रोमोसोम बढ़ जाएं या घट जाएं। एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम के बढ़ने को ट्राइसोमी कहते हैं। इसी आपके पास एन्यूप्लॉइडी में दो क्रोमोसोम के बढ़ने को टेट्रासोमी कहते हैं। आपके पास इसी एन्यूप्लॉइडी में एक क्रोमोसोम के कम होने को मोनोसोमी कहते हैं, और दो अगर कम हो जाए तो उसे हम नलीसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? नलीसोमी कहते हैं। आपको समझना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए एन्यूप्लॉइडी डाउन सिंड्रोम में देखने को मिलता है? बिल्कुल, क्योंकि यहां पर होती है ट्राइसोमी, एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है 21st पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर ट्राइसोमी हो जाती है। रीजन सही है। पॉलीप्लॉइडी हीमोफीलिया, गलत बात। पॉलीप्लॉइडी में पूरा सेट बढ़ जाना है ना, तो आपके पास ये पॉलीप्लॉइडी हीमोफीलिया में दिखाई नहीं देती। हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर पॉलीप्लॉइडी कलर ब्लाइंडनेस, बिल्कुल नहीं, जेनेटिक डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है। और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड अफेक्टेड हीमोफीलिया, बिल्कुल, अगर क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाए तो उसे हम हीमोफीलिया कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास दो स्टेटमेंट इसमें सही हैं, ए और डी। इसका मतलब आंसर सेकंड बनना चाहिए। दो स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट हैं, बाकी नहीं है। यहां तक बात क्लियर आपको बेटा? चलिए अगला बताइए 121। देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। थॉमस माल्थस। थॉमस माल्थस ये वो साइंटिस्ट है जिससे डार्विन बहुत इन्फ्लुएंस थे। इन्होंने किस पर वर्क किया था? पॉपुलेशन पर। कहा था पॉपुलेशन का एक गुण होता है कि भाई अगर उसे रिसोर्सेस आसानी से मिलते रहे, फूड और स्पेस मिलता रहे, तो उसके नंबर बढ़ जाते हैं। मतलब रिप्रोडक्शन से वो अपने नंबर बढ़ा लेता है। जब रिप्रोडक्शन से अपने नंबर बढ़ा लेगा तो उन्हीं में उसके लिए रिसोर्सेज की कमी होने लगेगी और आपस में कॉम्पीट करेगा, है ना। और भाई उसमें से जिंदा वही रहेगा जिसमें वेरिएशन अच्छे हैं, जिन्हें नेचर सेलेक्ट करेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसी बात से इन्फ्लुएंस थे डार्विन, और डार्विन देखिए लिखा हुआ है लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन अ पॉपुलेशन, ये बात गलत है क्योंकि ये तो ह्यूगो डिवरीज की थ्योरी थी म्यूटेशनल। और ह्यूगो डिवरीज में लिखा है वेरिएशन इन स्मॉल स्केल एंड डायरेक्शनल, ये भी बात गलत है क्योंकि ये बात डार्विन की थी, उल्टा सीधा कर दिया। और डार्विन एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फ्रॉम यूज एंड डिसयूज ऑर्गन, गलत बात, ये तो लैमार्क की बात है। किसकी बात है? लैमार्क की। तो अगर मैं आपसे कहूं सही बात क्या है, तो सही बात फर्स्ट है। 21 का फर्स्ट सही है, 21 का फर्स्ट सही है। चलिए अगला बताइए 22। इन विच टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल एक्वायर। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसा नेचुरल सिलेक्शन बताइए जिसमें ज्यादा इंडिविजुअल ने एक्वायर किया है पेरिफेरल कैरेक्टर, पेरिफेरल कैरेक्टर, और वो भी कौन से एंड पर? बोथ एंड्स। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को हम क्या कहेंगे? तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल सिलेक्शन जो है वो तीन तरह का है। एक को हमने कहा स्टेबलाइजिंग। स्टेबलाइजिंग का मतलब क्या होता है? जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे पैदा होने वाले ह्यूमन के जो बच्चे होते हैं, पैदा होने वाले बच्चे जो होते हैं उनका वजन
2 से 5 केजी होता है। इन जनरल जो पैदा होते हैं, अगर मैं कहूं कि इसका मीन वैल्यू लगभग 2.5 से 3 किलो का बच्चा, अगर मैं आपसे कहूं कि ज्यादातर बच्चे अगर नेचर में 2.5 से 3 किलो के बीच के पैदा होते हैं, तो एक इंटरमीडिएट वैल्यू, एक मीन वैल्यू ही सेलेक्ट की जा रही। जैसे हमने कहा ह्यूमन की जो हाइट है वो हम कहेंगे कि भैया वो 4 फीट से लेकर 6 फीट तक है, तो 4 फीट वाले भी कम लोग हैं और 6 फीट वाले भी कम है, बीच वाली हाइट के ज्यादा लोग हैं। अगर मीन वैल्यू अगर सेलेक्ट होती है तो ऐसे को हम स्टेबलाइजिंग कहते हैं। दूसरा, अब हमने ये कहा कि बच्चा 2 से 5 केजी का हो सकता है। अब या तो नेचुरल सिलेक्शन के दौरान ऐसा हो कि 5 केजी वाले सेलेक्ट हो जाए, बात समझना, 5 केजी वाला या तो सेलेक्ट हो जाए कि भैया अब सारे बच्चे 5 केजी के ही पैदा हो रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है कि मीन वैल्यू को नहीं सेलेक्ट किया है, अब उन्होंने एक हायर वैल्यू को सेलेक्ट किया है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि भाई हायर को सेलेक्ट किया, या तो 5 केजी हो जाए या फिर 2 केजी हो जाए, कोई एक होगा। बात समझना कि अगर नेचुरल सिलेक्शन के दौरान मीन वैल्यू ना सेलेक्ट होकर या तो सबसे कम वाली सेलेक्ट हो जाए या सबसे ज्यादा वाली, या बोला मैंने, दोनों एक साथ नहीं बोला, या तो कम वाली सेलेक्ट हो जाए या ज्यादा वाली, तो ऐसे नेचुरल सिलेक्शन को हम डायरेक्शनल कहते हैं। कैसे कहते हैं? डायरेक्शनल। अब ऐसा नेचुरल सिलेक्शन तीसरा वाला जिसमें मीन वैल्यू तो सेलेक्ट ना हो, लेकिन जो पेरिफेरल, एक बहुत हायर और एक बहुत लोअर, अगर उसका सिलेक्शन हो जाए, मतलब 2 से 5 केजी वाला बच्चा होता है, एक रेंज हमारे पास 2 से 5 केजी। अब ऐसा सिलेक्शन हुआ है कि मीन वैल्यू तो सेलेक्ट नहीं हुई, बच्चे 2 तरह के सेलेक्ट हो गए। ज्यादातर बच्चे जो हैं या तो 2 केजी के हैं या 5 केजी के हैं। अगर इस तरह के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो आप समझ जाना, इस तरह के हम कहते हैं सिलेक्शन को डिसरप्टिव। समझ पाए? तो आप देखिए यहां पर आपको वो नेचुरल सिलेक्शन बताना है, मोर इंडिविजुअल एक्वायर्ड पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड्स। अगर ये सिंगल एंड होता तो ये डायरेक्शनल हो जाता, अगर ये बोथ एंड है तो ये जवाब डिसरप्टिव है। समझ पाए? बढ़िया क्वेश्चन था, आपको समझ आना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? डिसरप्टिव हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये बताइए। ठीक है, चलिए अगला बताइए। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच निकालना बेटा। तो देखो, इथीडियम ब्रोमाइड स्टेनिंग के तौर पर यूज किया जाता है, आपको पता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए को ऑरेंज बैंड को दिखाने के लिए हम उससे पहले इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं और अल्ट्रावायलेट रेज से देखते हैं, लाइट में देखते हैं। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एनेलिंग नहीं होता। एनेलिंग स्टेप जो है वो पीसीआर का है। पीसीआर के 3 स्टेप, डीनेचुरेशन, एनेलिंग और एक्सटेंशन, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का नहीं है। फिर क्लोनिंग वेक्टर के तौर पर आप बैक्टीरियोफाज का यूज कर सकते हो और आर्टिफिशियल प्लामिड के तौर पर पीबीआर 322 होता है। तो आपके पास गलत जवाब तो सेकंड आ गया ना, 123 का सेकंड। ठीक, अगला बताओ। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ एलियन डीएनए। हम किसे यूज कर रहे हैं? ट्रांसफर ऑफ एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। तो ये जीन नहीं है बेटा, ये जीन गन होगा। जीन गन का यूज करते हैं इन द प्लांट। एनिमल सेल में हम बैक्टीरियल फेज का यूज करते हैं। डिसआर्म पैथोजन का भी यूज कर सकते हैं। आंसर आपके पास 4। आपने देखा होगा ना, सेल को कॉम्पिटेंट बनाना। हीट शॉक ट्रीटमेंट हम बैक्टीरिया के केस में, आपको इंजेक्शन वाला माइक्रो इंजेक्शन हम एनिमल सेल में, और आपके जीन गन या बायोलिस्टिक मेथड जो है ना प्लांट सेल में यूज करते हैं। इसके अलावा हम बैक्टीरियोफाज जैसे रेट्रोवायरस जैसे वायरसेस का यूज़ कर सकते हैं। एग्रोबैक्टीरियम टिमनेसफेशियन जैसे बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं और डिसआर्म करके बेचते हैं, जिससे जो वायरस और बैक्टीरिया हैं ये किसी तरह की बीमारी ना कॉज कर दें। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डिसआर्म पैथोजन। आंसर 4 हो गया। आगे देखिए, विच इज नॉट इन्वॉल्व इन टिश्यू कल्चर। इसमें से कौन ऐसा है जो टिश्यू कल्चर में इन्वॉल्व नहीं है? टोटिपोटेंसी बिल्कुल है। ऐसी सेल जिसके पास कैपेबिलिटी है पूरी ऑर्गेनिज्म को बनाने की, तो ऐसी सेल टोटिपोटेंट सेल कहलाती है। और ये फिनोमिना टोटिपोटेंसी कहलाता है। जैसे हम लोगों को फॉर्मेशन किया जाइगोट ने, एक सिंगल सेल पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, तो हम लोगों में जाइगोट इज द टोटिपोटेंट सेल।
आप देखिए एक्सप्लांट वो पार्ट होता है वो प्लांट का पार्ट जिससे हम टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं। और माइक्रो प्रोपेगेशन भी आपके टिश्यू कल्चर में के लिए बोला जाता है, कम समय में ज़्यादा प्लांट को प्रोपेगेट कर लेना माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, जो ऐसा काम टिश्यू कल्चर के जरिए होता है। लेकिन सीविंग इफेक्ट का कोई रोल टिश्यू कल्चर में नहीं है। और सीविंग इफेक्ट आपने कहाँ सुना है? सीविंग इफेक्ट आपने सुना होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में। उस सीविंग इफेक्ट की वजह से जो स्मॉलेस्ट फ्रैगमेंट होता है डीएनए का, वो मूव करता है फारदेस्ट टुवर्ड्स द एनोड। याद आया? तो आपका पास टिश्यू कल्चर में कौन इन्वॉल्व नहीं है? सीविंग इफेक्ट। आगे देखिए अगला लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट फुल फॉर्म। आपको यहां पर कुछ इनकरेक्ट फुल फॉर्म दी गई। जीएफसी ग्रेजिंग फूड चेन सही है, डीएफसी डेट्राइटस फूड चेन ये भी सही है, पीएआर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ये भी बिल्कुल सही है। फिर जीपीपी के लिए लिखा है ग्रेजिंग परसेंटेज प्रोडक्टिविटी, बिल्कुल गलत। इसका होता है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्लांट जो भी फूड बनाते हैं टोटल बायोमास का प्रोडक्शन जीपीपी कहलाता है। और इसी जीपीपी में से हम रेस्पिरेटरी रोल्स निकाल दें तो वो बन जाता है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और याद रखिएगा कि एनपीपी पर ही कंज्यूमर्स डिपेंड होते हैं। आंसर आपके पास 4 हो जाएगा। अगला बताइए, हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट? इसमें से कितनी मैचिंग करेक्ट हैं? तो देखिए, फर्स्ट पोलर बॉडी आपके पास बनेगी मियोसिस 1 में, हैप्लॉइडी होगी। आपके पास सेकेंड पोलर बॉडी भी हैप्लॉइड होगी, क्योंकि एक बार प्लॉइडी चेंज हो चुकी है मियोसिस 1 में, तो मियोसिस 2 में भी सेकेंड पोलर बॉडी हैप्लॉइडी होगी। प्राइमरी oocyte जो होते हैं, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड होते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोगोनिया का सिर्फ साइज बढ़कर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में बदलता है, प्लॉइडी 2n होगी। सेकेंडरी oocyte डिप्लॉइड होगा, ये बात गलत है, क्योंकि सेकेंडरी oocyte बनता है मियोसिस 1 के बाद और प्लॉइडी हो जाएगी हाफ, ये हैप्लॉइड होगा। इसका मतलब ए बी सी सही है, आंसर थर्ड बनना चाहिए, मतलब सेकंड बनना चाहिए। 3 स्टेटमेंट इसमें क्या है? 3 स्टेटमेंट इसमें क्या है? गलत है, वो सॉरी सही है, एक स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आगे देखिए 128 लिखा हुआ है कि हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर फीमेल ह्यूमन। देखिए मीनार्की अराउंड 50 इयर्स, बिल्कुल गलत। ये तो 12 से 13 साल, मतलब कहने का मतलब मीनार्की स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन, गलत है। वन मेंस्ट्रुअल साइकिल अबाउट 28 to 29 डेज, ये सही है। फैलोपियन ट्यूब की लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, ये बात सही है। और LH और FSH अटेन अ पीक लेवल एट द 40th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हमने कहा दोनों की पीक बढ़ती है, इस दौरान पीक तो एस्ट्रोजन की भी बढ़ती है। लेकिन ओव्यूलेशन के लिए एक नाम लेना पड़े तो हम लेते हैं LH का, और अगर मुझे LH के बाद अगर नाम लेना पड़े तो हम लेते हैं नाम एस्ट्रोजन का। इसी वजह से हम कहते हैं ओव्यूलेशन के लिए LH सर्ज जिम्मेदार है। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट बात बतानी थी तो BCD, मतलब 3 बातें सही हैं। आंसर फिर से सेकंड है, आंसर फिर से सेकंड है और हो जाएगा 3 स्टेटमेंट सही। आगे देखिए 129, हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट आर नीडेड टू प्रोड्यूस 200 स्पर्मेटोजोआ। तो देखो भैया, स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटोगोनिया जैसे मैंने कहा, प्लॉइडी क्या है 2n, हमने कहा ये स्पर्मेटोगोनिया है। जब ये ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करके ये अपना साइज बढ़ा लेगा, और इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। बेटा समझना, इसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी प्लॉइडी चेंज नहीं हुई, 2n ही होगा। अब इसमें होगा मियोसिस 1, और मियोसिस 1 के बाद ये जो 2 सेल बनी है, इसे हम क्या कहेंगे? ये होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब बताइए प्लॉइडी क्या होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट की? तो मियोसिस 1 के बाद है तो n होगी। अब इसमें क्या होगा? इसमें होगी मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस सेकेंड के बाद आपको पता है कि जो बन रहा है वो बताइए क्या होगा? वो है स्पर्मेटेड। क्या है? स्पर्मेटेड है, और प्लॉइडी फिर वही है n, और स्पर्मेटेड का स्पर्मेटोजोआ में बदलना, स्पर्मेटोजोआ में बदलना आपके पास डिफरेंशिएशन या फिर स्पर्मियोजेनेसिस कहलाता है। कहने का मतलब, अगर आपसे कहा जा रहा है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से
कितनी चाहिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 200 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए? तो एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं, 4 स्पर्मेटोजोआ बन रहे हैं। इसका मतलब तो बताइए 200 स्पर्मेटोजोआ को बनाने के लिए आप 4 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर 50 आ जाएगा। 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट चाहिए, 50 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी चाहिए, 50 आपके पास स्पर्मेटोगोनिया भी चाहिए। आंसर आपके पास थर्ड बनेगा। बढ़िया क्वेश्चन। अगला देखिए 130, नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है, सही है, उसका न्यूक्लियोसाइड एडेनोसिन है, ये भी ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड एडेनाइलिक एसिड होगा, ये बात सही है, ये सही है। थाइमीन नाइट्रोजनस बेस है, और न्यूक्लियोसाइड आपके पास थाइमोसिन नहीं होगा, थाइमिडीन होगा। क्या होगा? थाइमिडीन, है ना। और आपके पास थाइमिडाइलिक एसिड, ये सही है, लेकिन ये गलत है, इस वजह से ये ओवरऑल गलत हो गया। ग्वानिन ग्वानोसिन ठीक है, ग्वानिलिक एसिड ये भी सही है। साइटोसिन, साइटिडीन और साइटिडाइलिक एसिड, इसका मतलब बी गलत है, ए सी डी सही है। ए सी डी सही है, आंसर 4 बनेगा। ए सी डी सही है, आंसर क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा बेटा। चलिए अगला बताइए। देखिए 131 जेनेटिक्स से क्वेश्चन है। इन डाइहाइब्रिड एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी वर्कड बाय मेंडल, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई? इसका परसेंटेज बोलना है। तो आप मुझे बताइए, क्या जीनोटाइप अगर आपको दिया हो तो आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं निकाल सकते? डाइहाइब्रिड क्रॉस में टोटल इंडिविजुअल कितने होंगे? टोटल लोग होंगे 16, और आपके पास ये कितने होंगे? तो आप 2 की पावर n करिए, और n बराबर हेट्रोजाइगस पेयर, इसमें एक ही हेट्रोजाइगस पेयर है तो 2, आपके पास 16 में से 2, अगर 16 में से 2 हैं आपके पास ये लोग, तो परसेंटेज क्या 12.5% नहीं हो गया? निकाल लीजिए, आंसर 12.5% आएगा फर्स्ट। ठीक है, आगे देखिए अगला लिखा हुआ है कि व्हाट विल यू कॉल दिस 2n-1 क्रोमोसोमल सेटअप? 2n-1 मतलब एक क्रोमोसोम की कमी। इस एन्यूप्लाइडी को हम क्या कहते थे? इसे तो हम अभी बताए थे, इसे हम मोनोसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मोनोसोमी कहते हैं। तो ये नलीसोमी नहीं है, टेट्रासोमी नहीं है, ये मोनोसोमी है। आंसर आपके पास थर्ड बन गया है। आंसर क्या हो गया बेटा? थर्ड हो जाएगा। ये क्या है? मोनोसोमी है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, देखें 133, बिलो द एक्रोमियन इज डिप्रेशन इज अ डिप्रेशन इज कॉल्ड। एक्रोमियन के बिलो, नीचे की तरफ स्कैपुला में एक्रोमियन प्रोसेस है, उसके नीचे एक डिप्रेशन, एक होल, एक गड्ढा है, एक कैविटी, उस कैविटी का नाम क्या है? तो उस पर पूछ रहा है डेस डेस, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्लेनॉइड कैविटी। कौन सी कैविटी? ग्लेनॉइड कैविटी होती है। फिर लिखा हुआ है विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ दी, तो यहां पर क्या आ जाएगा? कौन सा हेड वहां पर आर्टिकुलेट करता है? ह्यूमरस का। तो इस तरह से शोल्डर जॉइंट बनता है। शोल्डर जॉइंट आपके पास कहते हैं कि जो आपके पास पेक्टोरल गर्डल होते हैं उसका ईच हाफ, एक क्लेविकल एक स्कैपुला, इसका मतलब पूरे पेक्टोरल गर्डल में 4 बोन होंगी, 2 क्लेविकल 2 स्कैपुला। क्लेविकल आपके साथ 2 कर्वेचर के साथ एस शेप की बोन कहलाई जाती है। याद आया? इसी को हम कॉलर बोन कहते हैं। तो जब आप पहले वाले में तो ग्लेनॉइड कैविटी होगा और दूसरे वाले में ह्यूमरस होगा, फीमर नहीं होगा, एसिटाबुलम नहीं होगा, एसिटाबुलम नहीं होगा। आंसर आपके पास फर्स्ट बन गया 133 का फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अगला 134, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच? इसमें से कौन कितने इनकरेक्ट मैच हैं? बताइए बताइए बताइए। तो लिखा हुआ है म्यूटेशन। म्यूटेशन रैंडम एंड डायरेक्शनलेस होता है, सही बात है। ह्यूगो डिवरीज इवनिंग प्रिमरोज पर काम किया, ये भी बात सही है। फिर लिखा हुआ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में डार्विन ने बताया, ये भी बात सही है। और म्यूटेशन डू नॉट अफेक्ट द हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, बिल्कुल गलत है। म्यूटेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है। समझ पाएंगे नहीं? आंसर आपके पास क्या हो जाएगा 134 का 4। अगला 135 लिखा हुआ है द बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन वेयर ऑल ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस।
सही है। और ये बोन मैरो कौन सा, रेड या येलो, तो आंसर होता है रेड बोन मैरो, जो कि स्पॉन्जी बोन में पाया जाता है, हीमोपोइसिस में हेल्प करता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स यहीं पर फॉर्म होती हैं। फिर लिखा थाइमस इज क्वाइट स्मॉल एट द बर्थ, गलत बात, ये लार्ज होती है। और फिर लिखा हुआ बट इंक्रीजिंग, नहीं, फिर तो लिखता है कि डिक्रीजिंग करती है, डिक्रीज इन साइज, फिर बाद में आपके पास वेरी लार्ज नहीं वेरी स्मॉल, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट लिख दिया है। आंसर जो वाला गलत है, पहला वाली बात सही है, दूसरा गलत है। तो आंसर आपके पास 135 का सेकंड हो जाएगा। 135 का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 135 का आंसर हो जाएगा सेकंड। तो इस तरह से हम लोगों ने 101 से 135 क्वेश्चन तक कर लिए हैं। ये है FST 4 रीनीट के लिए, ठीक है। इसके आगे के क्वेश्चन आपको डिस्कस कराएंगे शैलन सर, जो कि 136 से लेकर 70 तक कराएंगे, और उसके बाद विक्रम सर। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा और हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच और स्वागत करिए शैलन सर का। थैंक यू सो मच बेटा। तो अभी तक क्वेश्चन नंबर 101 टू 135 डिस्कस हुए। क्वेश्चन नंबर 136 टू 170 मैं आगे डिस्कस करूंगा। हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट। तो पहला क्वेश्चन, साइक्लोस्पोरिन ए यूज्ड इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, ये इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है, तो ये सही दिया हुआ है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज़ होगा। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है तो इम्यूनिटी को सप्रेस करेगा, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के सक्सेसफुल होने के लिए ज़रूरी है, तो इम्यूनोसप्रेसिव, इसलिए सही है ये। स्टैटिन्स बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो स्टैटिन्स क्या है, बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। इनको क्यों कहा गया, क्योंकि ये माइक्रोब से ऑब्टेन्ड होंगे और ये ह्यूमंस में कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। LDL का कोलेस्ट्रॉल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, इसको ये कम करेंगे, तो ये भी सही है। स्टैटिन्स आर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, मोनास्कस परप्यूरियस से ऑब्टेन्ड होते हैं। ईस्ट है मोनास्कस परप्यूरियस, उससे ऑब्टेन्ड होते हैं ये। लेप्रेसी, इट इज़ ए बैक्टीरियल डिजीज़, सही है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री से होती है, बैक्टीरियल डिजीज़ है। और होपिंग कफ पर्ट्यूसिस बैक्टीरियल डिजीज़, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, बॉडी टेला पर्ट्यूसिस। तो यहाँ पर 136 का आंसर क्या होगा, फर्स्ट। सारे ही सही हैं, ऑल मैचिंग्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 137, द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर के द्वारा थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस करने को क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं। और माइक्रो प्रोपगेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो प्लांटलेट्स हैं वो स्मॉल साइज़ के होंगे, तो इसलिए इसको माइक्रो प्रोपगेशन बोला जाता है। RNA इंटरफेरेंस क्या है, ये मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस है ऑल यूकैरियोट्स में, ऑल यूकैरियोट्स में मेथड ऑफ सेलुलर डिफेंस। और इसमें होता क्या है, इसमें पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन साइलेंसिंग की जाती है। जीन थेरेपी, ये मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के लिए, सिंगल जीन डिसऑर्डर के लिए यूज़ की जाती है। और इसमें फर्स्ट जीन थेरेपी जो थी वो ADA के लिए यूज़ की गई थी, एडिनोसिन डीअमाइनेज डेफिशिएंसी, जिससे सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डेफिशिएंसी होती है। बायोरेमेडिएशन, बायोरेमेडिएशन क्या है यहाँ पर, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने को बायोरेमेडिएशन कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 137 इज़ फर्स्ट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम ग्रेजिंग फूड चेन इज़ द मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो। ग्रेजिंग फूड चेन, एक्वेटिक इकोसिस्टम, तो दो तरीके की फूड चेन है, एक ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी है डेट्रिटस फूड चेन। तो डेट्रिटस फूड चेन जो है ये यहाँ पर किससे शुरू होती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है, डेड एंड डिकेइंग। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन के थ्रू मेजर एनर्जी फ्लो होता है, ये सही है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, वो अवेलेबल नहीं है, वो मतलब कम क्वांटिटी में अवेलेबल होता है इन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के कंपैरिजन में अगर देखा जाए,
क्योंकि यहाँ पर ये सेडिमेंट के फॉर्म में नीचे जा कर के सेटल हो जाएगा और डाइल्यूट भी हो जाता है, वाटर में पूरे में सी में डिस्पर्स हो जाएगा, तो ऑर्गेनिक मैटर डाइल्यूट भी हो जाता है, प्लस ये सेडिमेंट भी हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो डिकम्पोजर्स जहाँ पर है नहीं वहाँ पर ये जा कर के सेटल हो जाएगा सेडिमेंट के फॉर्म में। तो इसलिए मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो इज़ ग्रेजिंग फूड चेन, ये सही है। डिकम्पोजर्स सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन dead and waste material into simple inorganic material which are subsequently absorbed by them। तो डिकम्पोजर्स जो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, और मिनरल्स की रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को रिलीज़ करते हैं, और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होगा यहाँ पर। और फिर इसको ये एब्जॉर्ब करेंगे। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, 138 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट 139, 20% ऑफ टोटल ऑक्सीजन इन अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ प्रोड्यूस्ड बाई। तो अर्थ एटमॉस्फेयर में टोटल 20% का जो ऑक्सीजन आएगा वो किससे आएगा? अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट से, इसीलिए इसे लंग्स ऑफ अर्थ प्लैनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 140, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच पूछा गया है। डोडो, डोडो ये क्या है? एक्सटिंक्ट बर्ड्स, और ये कहाँ से थी? ये मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर गलत दिया हुआ है। थैलाकिन, एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम रशिया, थैलाकिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया से। और क्वागा, ये एक्सटिंक्ट एनिमल फ्रॉम अफ्रीका। तो ये प्लांट यहाँ पर गलत है, अफ्रीका यहाँ सही दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनकरेक्ट पूछा गया, तो 1 2 3 ये तीनों ही यहाँ पर इनकरेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 140 फोर्थ। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। कारा, यूकैरियोट्स, मल्टी सेलुलर। तो कारा क्या है? ये ग्रीन एल्गी है, क्लोरोफाइसी का मेंबर है। यहाँ पर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन भी प्रेजेंट है, एक्सेप्शनल है ये। यूकैरियोट्स हैं, ये सही है, और मल्टी सेलुलर है, तो इसकी मैचिंग सही है। फ्यूकस, फ्यूकस क्या है? ये फियोफाइसी का मेंबर है, ब्राउन एल्गी, मल्टी सेलुलर होता है, ये भी सही है। और यहाँ पर पिगमेंट्स क्या है? ए एंड सी, और फ्यूकोजैंथिन प्रेजेंट, और फ्यूकोजैंथिन की वजह से ही इसका कलर कैसा होता है? ब्राउन होता है। जेलिडियम, जेलिडियम में रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप क्या होगा? ऊगेमस। और रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसो, एनाइसो और ऊगेमस में से सिर्फ और सिर्फ ऊगेमस टाइप का प्रेजेंट है। क्लोरोफिल ए एंड डी, पिगमेंट्स यहाँ पर क्या है? ए और डी है। और आर फाइकोएरिथ्रिन और आर फाइकोसाइनिन भी प्रेजेंट होता है। पॉलीट्राइकम, पॉलीट्राइकम क्या है? ये ब्रायोफाइट्स, मॉसेस हैं। और यहाँ पर गैमेटोफाइट, ब्रायोफाइट्स में पता है कि मेन प्लांट बॉडी होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक टाइप का लाइफ साइकिल है यहाँ पर। पिगमेंट्स यहाँ पर क्लोरोफिल ए यूनिवर्सल पिगमेंट है, और इसके अलावा बी भी होगा। तो करेक्ट मैचिंग यहाँ पर, करेक्ट सारे ही सही हैं, ऑल ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन नंबर 141 इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। ईयर पिन्नी, ईयर पिन्नी कहाँ पर दे रहे हैं? मैमल्स में, सही है। मेमरी ग्लैंड्स, मेमरी ग्लैंड्स कैमिलस, कैमिलस क्या है? कैमल, और कैमल क्या है? मैमल है ये, तो मेमरी ग्लैंड प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन इज़ इंटरनल, हॉर्स, ये भी सही है, ये भी सही है। फर्टिलाइजेशन इज़ एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इज़ इनडायरेक्ट। वल्चर, वल्चर क्या है? नियोफ्रॉन इसका साइंटिफिक नेम, और ये एव्स का मेंबर है, क्लास है एव्स, बर्ड्स। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और डेवलपमेंट कैसा होगा? डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। तो ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 142 इज़ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 143। इन बर्ड्स स्किन इज़ ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। सही है, स्किन बर्ड्स में ड्राई होती है और सिर्फ ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं एट द बेस ऑफ टेल, और इसी को बोलते हैं प्रीन ग्लैंड्स।
तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। इन बर्ड्स हाइंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग। तो यहाँ पर हाइंड लिम्ब में स्केल्स प्रेजेंट है और ये एंसेस्ट्रल फीचर है। रेप्टाइल्स का जो फीचर है स्केल्स प्रेजेंट होती हैं। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही, स्टेटमेंट 2 भी सही। तो 143 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 144. Given below are two statements. The region of the stem where leaves are born are called nodes, while internode are the portion where between the two nodes. तो ये सही है, जैसे शुगर केन में ये क्लियरली दिखाई पड़ता है। ये रीजन क्या कहलाता है, ये नोड्स कहलाते हैं, और ये बीच वाला रीजन दो नोड्स के बीच में, इसको बोला जाएगा इंटरनोड। इंटर मीन्स इन बिटवीन, इंटरनोड। तो ये सही है। और जहाँ पर नोड्स हैं वहाँ पर क्या लीव्स प्रेजेंट होंगी, ब्रांचेस प्रेजेंट होंगे। All stem perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. तो ये all stem यहाँ पर गलत दिया हुआ है। all की जगह यहाँ पर some होना चाहिए था। Some stem perform the function of storage of food, support, protection and of vegetative propagation. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही है और ये यहाँ पर गलत है। स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। 144 इज़ सेकेंड। Next question 145. Select the group in which at least one structure are part of forebrain, midbrain और hindbrain. तो ब्रेन में 3 पार्ट हैं, फोरब्रेन, मिडब्रेन और हाइंडब्रेन। फोरब्रेन का अगर पार्ट देखा जाए तो कॉर्पस कैलोसम, ये फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है। कॉर्पस कैलोसम क्या है, 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं और इनको जो कनेक्ट करता है, जो ट्रैक्ट ऑफ फाइबर्स जो कनेक्ट करता है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम। वाइट फाइबर्स का बना हुआ है और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है मैमेलियन ब्रेन का। मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। मैमेलियन ब्रेन का कैरेक्टरिस्टिक है ये। तो ये सही है, कॉर्पस कैलोसम। सेरेब्रल एक्विडक्ट ये मिड ब्रेन में प्रेजेंट है। मिड ब्रेन में जो कैनाल है सेरेब्रल एक्विडक्ट, तो ये सही हो गया। सेरिबेलम, हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, पॉन्स और मेडुला। और सेरिबेलम के फंक्शन क्या है, ये बैलेंस से रिलेटेड है, बैलेंसिंग पार्ट है, ये बैलेंस को कंट्रोल करता है। तो 145 का करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा फर्स्ट। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 146। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। यहाँ पर इनकरेक्ट मैच बताना है ग्राउंड टिश्यू मोनोकॉट स्टेम में। तो ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर मोनोकॉट स्टेम में सही है। मोनोकॉट स्टेम में अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होते हैं, हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होगी और हाइपोडर्मिस यहाँ पर किसकी बनी होती है, तो मोनोकॉट में यहाँ पर स्क्लेरेनकाइमा की बनी हुई है। और जो ग्राउंड टिश्यू है, ये ग्राउंड टिश्यू यहाँ पर पैरेनकाइमेटस होता है। स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल, ये भी सही है। अभी हम लोगों ने देखा मोर देन 6 जाइलम बंडल्स। मोर देन 6 जाइलम बंडल्स, ये मोनोकॉट रूट में, इसी कंडीशन को बोलते हैं पॉलीआर्क। 6 से ज़्यादा अगर हैं तो पॉलीआर्क। और डाईआर्क टू टेट्रार्क कंडीशन होती है डाइकॉट रूट में। और प्रोटोजाइलम की पोजीशन होती है पेरिफेरी में, तो इसको बोलते हैं एक्सार्क कंडीशन। रेडियल टाइप्स ऑफ वैस्कुलर बंडल, रेडियल कहाँ पर प्रेजेंट है, रेडियल रूट में प्रेजेंट है। लीफ में कैसा होता है, कंजॉइंट। जाइलम टुवर्ड्स एडेक्सियल सरफेस, ऊपर की सरफेस की तरफ जाइलम और नीचे फ्लोएम। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, इनकरेक्ट मैच पूछा गया है फोर्थ। 146 इज फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इनकरेक्ट मैच फॉर फ्रॉग। फ्रॉग के लिए इनकरेक्ट मैच पूछा गया। तो फ्रॉग कैसा हुआ, यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक क्यों, क्योंकि ये यूरिया का एक्सक्रीशन करता है। लेकिन अगर इसके टैडपोल की बात की जाए, टैडपोल स्टेज की, तो ये कैसा होता है, ये अमोनोटेलिक। आरबीसी यहाँ पर कैसा है, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स,
ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फ्रॉग में सही है। क्रेनियल नर्व्स का नंबर कितना होता है, ये 10 पेयर्स होंगी। स्पाइनल नर्व्स का नंबर कितना होता है, ये भी 10 पेयर्स हैं। 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स, 10 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। ब्रेन से जो निकलेंगी वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलेंगी वो स्पाइनल नर्व्स। फोर ब्रेन में ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड ऑप्टिक लोब्स। तो ऑल्फैक्टरी लोब्स तो ठीक है, ऑप्टिक लोब्स किसका पार्ट है, ये मिड ब्रेन का। तो इस वजह से ये यहाँ पर इनकरेक्ट है, बाकी मैचिंग सही है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 147 इज़ फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच। इनकरेक्ट मैच यहाँ पर क्या होगा, स्टमक। स्टमक में क्या है, स्मूथ मसल। इंटेस्टाइन स्मूथ मसल। ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल। इंटरकैलेटेड डिस्क स्मूथ मसल। तो इंटरकैलेटेड डिस्क जो है ये स्मूथ मसल नहीं है, यहाँ पर ये कौन सी होती है, कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट है। कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट है और इंटरकैलेटेड डिस्क में गैप जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा कार्डियक मसल जो होगा एक साथ कॉन्ट्रैक्शन में जाता है, इसीलिए इसको फंक्शनल सिंसेशियम बोलते हैं। फंक्शनली कैसा है, मल्टी न्यूक्लिएट हो गया, तो फंक्शनल सिंसेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं। वैक्यूल कंटेन्स वाटर, सैप, excretory product and other materials not useful for the cell. In plants, the tonoplast facilitates the transport of a number of ions and other material against concentration gradients into the vacuole. तो vacuole contains water, sap, excretory product and other materials not useful for cell। सही है, ये sap vacuole है ये, और ये किससे सराउंडेड होता है, ये टोनोप्लास्ट से सराउंडेड है। और टोनोप्लास्ट क्या करती है, आयंस को अंदर पंप करेगी, जिसकी वजह से वैक्यूल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो ज़्यादा होगा, हाइपरटोनिक होगा। तो ये सही है। इन प्लांट्स द टोनोप्लास्ट फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये जो आयंस का मूवमेंट है ये कैसा है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये भी सही हो गया। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर 149 में सही दिए हुए हैं। 149 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। तो 150 में क्या कह रहे हैं, असर्शन एंड रीज़न है ये। ए प्रोटीन इज़ ए हेट्रोपॉलीमर एंड नॉट ए होमोपॉलीमर। सही है, हेट्रोपॉलीमर है, नॉट ए होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर जो होता है ये सेम टाइप के मोनोमर यूनिट्स का बना होता है, एक ही जैसे मोनोमर होंगे। हेट्रो का मतलब हो गया डिफरेंट, तो यहाँ पर अलग अलग मोनोमर्स होंगे जो पॉलीमर बना रहे होंगे। तो ये सही है, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर के बना हुआ है, अमाइनो एसिड्स, और अमाइनो एसिड्स कितने हैं, 20 हैं। तो अलग अलग अमाइनो एसिड्स कंट्रीब्यूट करेंगे पूरी चेन बनाने में, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि पॉलीमर है डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion। 150 is fourth। Now we move to another question. Given below are two statements. G2 phase is period of the cytoplasmic growth. Meiosis is called the reduction division since it reduces the chromosome number by half by making the gametes। तो ये सही है। यहाँ पर meiosis 1 और meiosis 2 दो बार होगा। ये meiosis में डिवीज़न ये होता है रिडक्शन डिवीज़न, और meiosis 2 होता है माइटोसिस की तरह इक्वेशनल डिवीज़न। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। तो मियोसिस 1 में क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर बनता है, और ये पेयर में से आधा जो होगा एक पोल पर चला जाएगा और आधा जो होगा वो दूसरे पोल पे आएगा। तो एक सेल जो बनेगी वो ये क्रोमोसोम लेकर के जाएगी और एक सेल ये क्रोमोसोम्स। तो इस वजह से यहाँ पर मियोसिस 1 में ही ये रिडक्शन डिवीज़न हो जाता है। तो ये सही दिया हुआ है कि G2 मियोसिस इज कॉल्ड द रिडक्शन डिवीज़न एंड G2 फेज G1S और G2 इंटरफेज के ये कंपोनेंट्स हैं, और इसमें G2 फेज जो है ये साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के लिए है, प्लस यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का डुप्लीकेशन होगा।
प्लस यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस, आरएनए सिंथेसिस, ये सब भी होगी। तो ये सही स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो 151 का भी करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर 152। तो 152 अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो 152 में भी असर्शन एंड रीज़न, माइटोसिस इज़ आल्सो कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न। और इक्वेशनल डिवीज़न इस वजह से क्योंकि यहाँ पर जैसे ये 4 क्रोमोसोम है, यहाँ पर एनाफेज में इसकी स्प्लिटिंग होगी, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। जब सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा तो ये क्रोमेटिड्स जो फ्यूचर क्रोमोसोम बनते हैं, 4 ऊपर जाएंगे 4 नीचे। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर पहले भी 4 था और अभी भी 4 है। तो ये इक्वेशनल डिवीज़न कहलाता है। सही है। इन माइटोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल इज़ द सेम। माइटोसिस में रीज़न दिया हुआ है, क्रोमोसोम नंबर पेरेंट में कितने थे, ये इसमें भी 4 थे। और ये जो प्रोजेनी जो डॉटर सेल्स बनी, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर कितना है? 4। तो असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है, और रीज़न इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यहाँ पर फोर्थ 152। नेक्स्ट क्वेश्चन 153। विच इज़ द करेक्ट मैच? T.W. एंगलमैन, प्रिज्म, क्लैडोफोरा। तो T.W. एंगलमैन ने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम तैयार किया था और इन्होंने जो रिक्वायरमेंट्स थी इनके एक्सपेरिमेंट के लिए वो उसमें प्रिज्म था। क्लैडोफोरा क्या है? ये ग्रीन एल्गी है, फिलामेंटस है ये। और इन्होंने क्या यूज़ किया था? इन्होंने इसके अलावा इन्होंने एरोबिक सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया यूज़ किया था। और एरोबिक बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन जब प्रिज्म से स्प्लिट करके लाइट डाली गई थी क्लैडोफोरा के ऊपर, तो यहाँ पर एरोबिक बैक्टीरिया का जो सस्पेंशन था वो उसका एक्यूमुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ था? ब्लू और रेड कलर की लाइट में। यहाँ पर ये ब्लू कलर की लाइट, यहाँ पर रेड कलर की लाइट थी। तो इसी को फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम। तो T.W. एंगलमैन, प्रिज्म, क्लैडोफोरा, ये सही दिया हुआ। जोसेफ प्रीस्टले, प्रिज्म, क्लैडोफोरा, ये गलत है। ये किसने यूज़ किया है? ये T.W. एंगलमैन ने। जोसेफ प्रीस्टले का जो एक्सपेरिमेंट था वो इन्वर्टेड बेल जार एक्सपेरिमेंट है। उसमें उन्होंने मिंट प्लांट यूज़ किया है और रैट यूज़ किया है और बर्निंग कैंडल यूज़ की है। तो जोसेफ प्रीस्टले, और इन्होंने ऑक्सीजन की भी डिस्कवरी की थी। जैन इंजनहाउस, इनका प्रिज्म, सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, तो इनका भी ये गलत है। प्रिज्म और सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया T.W. एंगलमैन के लिए था। और कॉर्नेलियस वॉन नील, इन्होंने प्रिज्म और हाइड्रिला इनफैक्ट इन्होंने यूज़ किया था जैन इंजनहाउस ने। और कॉर्नेलियस वॉन नील ने यहाँ पर सल्फ़र बैक्टीरिया, ग्रीन एंड पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया यूज़ किया था और बताया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर से आती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 153 इज़ फर्स्ट। एथिलीन डिस्कवरी रिलेटेड विद, एथिलीन की डिस्कवरी किससे रिलेटेड है? चार्ल्स डार्विन, F.W. वेंट, E. कुरोसावा एंड H.H. कजिन्स। तो एथिलीन डिस्कवरी जो है वो चार्ल्स डार्विन, इन्होंने फोटोट्रॉपिज्म पर वर्क किया था। कैनरी ग्रास में फोटोट्रॉपिज्म मतलब लाइट की तरफ ये जो कोलियोप्टाइल टिप है ये टुवर्ड्स सोर्स ऑफ लाइट बेंड कर जाता है, इसी को बोलते हैं फोटोट्रॉपिज्म। F.W. वेंट, इन्होंने ओट सीडलिंग से, कोलियोप्टाइल सीडलिंग से ये ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था। और ई कोरोसावा का जो है जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस जो था वो बैकेने डिजीज़ या फूलिश सीडलिंग डिजीज़ कॉज करता है। H.H. कजिन्स, ये रिलेटेड है एथिलीन की डिस्कवरी से। तो 154 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फोर्थ। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन 155। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट मैच? यहाँ पर करेक्ट मैच क्या है? तो करोनरी आर्टरी डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस सही है। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइब्रस टिश्यू, इन सब का डिपोजिशन होता है, नैरोइंग होगी। एंजाइना एक्यूट चेस्ट पेन सही है। हाई ब्लड प्रेशर, ये वाइटल ऑर्गन्स, ब्रेन और किडनी को अफेक्ट करता है, ये भी सही है। तो 155 में सारी मैचिंग सही दी हुई हैं। 155 इज़ फोर्थ।
Another question, question number 156. Which one of the following are the correct match? करेक्ट मैच यहाँ पर क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया, ये किस में है? ये प्लानेरिया में। फ्लेम सेल्स किस में? ये प्लेटियल मिंथीज। और ग्रीन ग्लैंड्स या इन्हीं को बोलते हैं एंटीनल ग्लैंड्स, और ये किस में है? प्रॉन में। और प्रोटोनेफ्रीडिया और किस में होता है? ये सम एनालिड्स में भी है, रोटीफर्स में भी है, और सिफेलोकॉर्डेट्स, इनमें भी प्रेजेंट है एम्फिऑक्सस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 156 का फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 157। द फ्लो ऑफ फिल्टर्ड इन द टू लिम्स ऑफ इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दिस फॉर्म्स ए काउंटर करंट। तो फ्लो ऑफ ये किस में? ये इस डायरेक्शन में आएगा और ये इधर जाएगा। ये क्या है? ये लूप ऑफ हेनले, और इसी के पैरेलल जो वेसल प्रेजेंट होती है इसे बोलते हैं वासा रेक्टा। तो वासा रेक्टा में भी काउंटर करंट है, और एक दूसरे के भी ये काउंटर हैं। तो यहाँ पर लूप ऑफ हेनलेज लूप, ये करेक्ट है। और ये जो हेनलेज लूप है इसमें ये इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ये ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई करेगा। और काउंटर करंट एक्सचेंज ये किसके बीच में? ये हेनलेज लूप और वासा रेक्टा के बीच में। काउंटर करंट एक्सचेंज ये क्या करता है? ये इसको मेंटेन रखने का काम करेगा। जो ऑस्मोलैरिटी यहाँ पे बढ़ेगी इसकी वजह से, हेनलेज लूप की वजह से, उसको मेंटेन करता है। यहाँ पर होती है 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, और यहाँ पर हो जाएगी 4 गुना, ये 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। तो ये फंक्शन किसका है? ये हेनलेज लूप का। और ये यूरिन के लिए कॉन्सेंट्रेशन मैकेनिज्म का काम करता है। काउंटर करंट मल्टीप्लायर एंड काउंटर करंट एक्सचेंज। सेलेक्ट द करेक्ट मैच फॉर स्केलेटल सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस के एक्सियल स्केलेटन में कितनी है? 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126, स्कल में 22 बोन्स है। ये वर्टिब्रल कॉलम में 7 सर्वाइकल हैं, 12 थोरेसिक हैं, 5 लंबर हैं, और 5 सैक्रल होती हैं जो फ्यूज़ होकर के एक बनाती हैं। कॉक्सीजियल में 4 होती हैं जो फ्यूज़ होकर के एक बनाती हैं। तो टोटल ये 12, 7, 19, 5, 24, 25 और 1, 26। तो 24 बोन्स यहाँ पर गलत दिया हुआ है। और रिब्स में कितने होते हैं? 7 पेयर ट्रू रिब्स हैं, 3 पेयर्स जो हैं ये फॉल्स रिब्स हैं, और 2 पेयर्स जो हैं ये फ्लोटिंग रिब्स हैं। तो ये टोटल हो गए 7, 3, 10, 2, 12, 12 पेयर्स, क्योंकि ये सारे पेयर्स में हैं। तो ये कितने हो गए? 24 होनी चाहिए थी, तो 20 यहाँ पे गलत दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर 158 का क्या होगा? सेकंड। नाउ वी मूव टू अनदर क्वेश्चन नंबर 159। 159 में कह रहे हैं हाउ मेनी मैचिंग्स आर करेक्ट फॉर ह्यूमन ब्रेन के लिए कितनी मैचिंग्स करेक्ट हैं? लिम्बिक सिस्टम, तो हाइपोथैलेमस के साथ लिम्बिक सिस्टम मिलकर के क्या सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, सही है। मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रेस्पिरेशन के लिए भी कंट्रोल सेंटर है, कार्डियोवैस्कुलर रिफ्लेक्सेस के लिए भी है, और गैस्ट्रिक सिक्रीशंस के लिए भी। तो ये भी सही है। और न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट है? ये हाइपोथैलेमस में। और ये क्या करते हैं? ये रेगुलेटिंग फैक्टर्स रिलीज़ करती हैं, रेगुलेट करते हैं किसको? पिट्यूटरी के सिक्रीशंस को, जो हार्मोन्स ये बनाते हैं। तो ये भी सही है। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? चारों ऑप्शन सही हैं। तो 159 इज़ थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 160। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू जीनोगेमी। तो ऑटोगेमी, जीटोनोगेमी और जीनोगेमी, पॉलन का ट्रांसफ़र। तो यहाँ पर अगर इसी फ्लावर का पॉलन और इसी की स्टिग्मा पर पहुँचे तो इसको बोलते हैं ऑटोगेमी।
अगर इस फ्लावर से निकल कर के पॉलन सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर पे पहुँचे तो इसको बोलते हैं जीटोनोगेमी। और अगर फ्लावर भी डिफरेंट हो और प्लांट भी डिफरेंट हो, यहाँ से पॉलन निकल कर के इसकी स्टिग्मा पर पहुँचे तो इसको बोलते हैं जीनोगेमी। तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, जीनोगेमी टू द स्टिग्मा, सही है ये। ड्यूरिंग दिस पॉलिनेशन जेनेटिकली सिमिलर टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स ब्रिंग्स टू द स्टिग्मा। तो जेनेटिकली सिमिलर किस में आएगा? जेनेटिकली सिमिलर ये ऑटोगेमी में और जीटोनोगेमी में, क्योंकि प्लांट सेम है तो जीनोटाइप सेम होगा। यहाँ पर जेनेटिकली डिफरेंट। तो दिस इज़ द ओनली टाइप ऑफ पॉलिनेशन विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। ये सही है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ यही है जो जेनेटिकली डिफरेंट है। ये सेम है, ये भी जेनेटिकली सेम है। ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए सेम प्लांट नहीं, यहाँ पर डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जीनोगेमी में। तो यहाँ पर ए और सी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 160। नेक्स्ट, विच इज़ द करेक्ट मैचिंग? CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका सेंटर ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में, यूपी। STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या इसी को बोलते हैं वेनरियल डिजीज़। तो ये किससे? ये इसमें कौन सा? एड्स। एमनियोसेंटेसिस किसके लिए यूज़ होता है? ये फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मिसयूज़ किया जाता है इसका। एमनियोटिक फ्लूइड को एस्पिरेट करके क्रोमोसोमल पैटर्न को स्टडी किया जाता है। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्ट। कॉन्ट्रासेप्टिव, अब ये बैन कर दिया गया था फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन के मिसयूज़ की वजह से। कॉन्ट्रासेप्टिव, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, ये नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन है। तो ए का यहाँ पर क्या हुआ? फोर्थ। और बी का क्या है? थर्ड। ए इज़ फोर्थ, बी इज़ थर्ड, सी इज़ सेकेंड एंड डी इज़ फर्स्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे 161 इज़ फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 162। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट स्लाइम मोल्ड्स? स्लाइम मोल्ड्स के बारे में क्या सही है? ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन स्लाइम मोल्ड्स फ्रॉम एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो ये अनफेवरेबल नहीं, ये फेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनता है। प्लाज्मोडियम क्या है? मल्टी न्यूक्लिएट नेकेड मास ऑफ प्रोप्लाज्म विच इज़ नॉट सराउंडेड बाई सेल वॉल। सेल वॉल यहाँ पर सिर्फ स्पोर में प्रेजेंट है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग ए स्पोर। तो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं, ये अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। और स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। इन स्पोर्स का डिस्पर्सल एयर करंट के द्वारा है। ये यहाँ पर सही है। तो 162 करेक्ट आंसर यहाँ पर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन 163। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है, सही है ये। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, ये दोनों सेक्स लिंक्ड रिसेसिव हैं। क्लॉटिंग फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है यहाँ पर, और इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 9 की। एक सी टाइप का और है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 11 की डेफिशिएंसी होती है, लेकिन ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। डाउन सिंड्रोम इज़ ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, ये भी सही है। डाउन सिंड्रोम एन्यूप्लॉइडी की वजह से है। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है? गेन और लॉस ऑफ फ्यू क्रोमोसोम। अगर पूरे का पूरा सेट होता है तो उसको यूप्लॉइडी, ये एन्यूप्लॉइडी। और इसमें कौन से क्रोमोसोम? 21 क्रोमोसोम, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है ये। फेनाइल कीटोनूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, सही है। फेनाइल कीटोनूरिया में फेनिल एलानिन को टायरोसिन में जो कन्वर्ट करता है वो एंजाइम डेफिशिएंट होता है। फेनिल एलानिन को टायरोसिन में जो कन्वर्ट करेगा। और ये कौन सा है? फेनिल एलानिन हाइड्रोक्सीलेज, ये एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है, तो इसका लेवल बढ़ जाएगा, हाइपर फेनिल एलानिनीमिया हो जाएगा। सिकल सेल एनीमिया इज़ एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया क्या है? ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन डिसऑर्डर है, ये गलत है। सिकल सेल एनीमिया ये ऑटोसोमल है। तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, ए, बी एंड सी। सेकंड 163 सेकंड। नेक्स्ट 164। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर लिंकेज? तो लिंकेज क्या है?
फिजिकल एसोसिएशन ऑफ टू जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर जो दो जीन्स हैं उनका जो फिजिकल एसोसिएशन है, टेंडेंसी टू बी इनहेरिटेड टुगेदर, साथ में इनहेरिट होने की, साथ में रहने की जो टेंडेंसी है, इसी को लिंकेज बोलते हैं। तो टेंडेंसी ऑफ जीन्स इनहेरिटेड टुगेदर इज़ नोन एज लिंकेज, सही है। लिंकेज हेल्प टू होल्ड द पेरेंटल कैरेक्टर्स टुगेदर, ये भी सही है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन बना रहेगा क्योंकि रिकॉम्बिनेशन कम होगा। लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, तो वो सही है, लिंकेज जितना स्ट्रॉन्ग होगा क्रॉसिंग ओवर उतना ही वीक होगा। तो लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, या रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी, या डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, या बोला जाए मैप यूनिट। तो इन सभी के लिए कैसा होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा लिंकेज स्ट्रॉन्ग तो डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स उतना ही कम, मैप यूनिट्स उतने ही कम। तो ये यहाँ पर लिंकेज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज इज ब्रोकन डाउन ड्यू टू फिनोमिना ऑफ क्रॉसिंग ओवर अकरिंग ड्यूरिंग मियोसिस, और ये लिंकेज कब ब्रेक हो सकती है, अगर इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो जाए। जैसे अगर ये दो जीन्स हैं, एक यहाँ पर है रेड आई वाला, और ये सपोज कैपिटल आर और कैपिटल वाई, तो अगर यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होगा तो आर और वाई सेपरेट होगा। सपोज़ यहाँ पर ये स्मॉल आर है और यहाँ पर ये स्मॉल वाई, तो ये कॉम्बिनेशन जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पर कैपिटल आर के साथ स्मॉल वाई आ जाएगा। तो ये किसकी वजह से हुआ, ये क्रॉसिंग ओवर की वजह से इनके बीच का लिंकेज टूट सकता है। तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3 एंड 4 यहाँ पर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट, मैच द कॉलम्स। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, ट्राइसोमी है, ठीक है, एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम नहीं, एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम भी नहीं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है तो प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर क्या है, ये सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है तो एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम। टर्नर सिंड्रोम, ये मोनोसोमिक कंडीशन होती है, सेक्स क्रोमोसोम के पेयर में से एक एब्सेंट होगा तो एब्सेंस ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो 165 का ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का सेकंड, तो 165 का करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर फर्स्ट। नेक्स्ट 166, XO type and XY type of sex determination mechanism is designated to be the example of। XO टाइप एंड XY, तो ये दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, मेल हेट्रोगैमेटी के। XY में भी ये किस में होता है, मेल में होगा। तो मेल दो तरीके के गैमेट्स बनाएगा, ऑटोसोम्स होंगे और इसके साथ यहाँ पर X क्रोमोसोम, यहाँ पर ऑटोसोम्स और ये Y क्रोमोसोम, तो एक गैमेट ये और एक गैमेट ये, इस वजह से मेल हेट्रोगैमेटी। और XO में भी इसी तरीके से एक जो गैमेट बनेगा ऑटोसोम्स के साथ यहाँ पर X जाएगा और एक जो बनेगा ऑटोसोम्स के साथ यहाँ पर सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होगा, तो ये भी मेल हेट्रोगैमेटी। तो दोनों यहाँ पर किसके एग्जांपल्स हैं, मेल हेट्रोगैमेटी। और XO किस में, इंसेक्ट्स में, और XY किस में है, ये ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में, XY टाइप ऑफ। ड्रोसोफिला क्या, फ्रूट फ्लाई। तो 166 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट। नेक्स्ट, सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स, देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 3 एलील्स दैट आर पॉसिबल, टोटल ऑफ 6 डिफरेंट जीनोटाइप्स ABO ब्लड टाइप्स में प्रेजेंट हैं। सही है, 4 फिनोटाइप्स होते हैं और 6 यहाँ पर जीनोटाइप्स हैं, डिफरेंट जीनोटाइप्स जो पॉसिबल हैं। इफ़ n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलील्स, तो यहाँ पर अगर n जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एलील्स को, तो यहाँ पर एलील्स होते हैं 3, तो करेक्ट फार्मूला यहाँ पर क्या होगा, तो n/2 × n+1, क्योंकि अगर यहाँ पर n की वैल्यू रखी जाए 3/2 × 3+1, तो ये कितना आएगा, ये 6। तो करेक्ट फार्मूला यहाँ पर क्या हुआ, n/2 × n+1। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू आरएनए। आरएनए के रिस्पेक्ट में कौन सा यहाँ पे करेक्ट है? तो मोर रिएक्टिव देन डीएनए सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, 2' OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप डीऑक्सीराइबोज शुगर है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर राइबोज शुगर है आरएनए में, और डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पर सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल की जगह सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी, तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा रिएक्टिव। दूसरा यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होता है और थाइमीन इससे ज़्यादा स्टेबल है, तो ये भी रीज़न हो गया। और ये क्या है, ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है जिसकी वजह से इसके बेसिस जो होते हैं एक्सपोज होते हैं, रिएक्ट कर सकते हैं, तो ये रीज़न्स हैं। तो मोर रिएक्टिव देन डीएनए सही है, कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। लेस स्टेबल देन डीएनए गलत है, लेस स्टेबल देन डीएनए ये भी सही है, स्टेबिलिटी भी कम है। म्यूटेट एट ए फास्टर रेट देन डीएनए सही है, म्यूटेशन भी यहाँ पर फास्ट होता है, चेंजेस जल्दी आएंगे। म्यूटेट एट ए स्लोअर रेट देन डीएनए ये गलत है, तो यहाँ पर ABC सेकेंड ऑप्शन सही हुआ। नेक्स्ट 169 given below are two statement, one is labeled as assertion and the other is labeled as reason. In a DNA molecule 80 rich parts melt before GC rich part। तो अगर एक DNA का सेगमेंट लिया जाए जिसमें A और T ज़्यादा हों, A और T ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन टू G एंड C, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टोटल कितने हुए, इसमें सपोज 3 थे तो 6 हाइड्रोजन बॉन्ड्स तोड़ने हैं। लेकिन अगर इसकी जगह यहाँ पर G और C ज़्यादा होते, G और C ज़्यादा होते, ग्वानिन और साइटोसिन में पता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो अगर नंबर ऑफ़ बेस पेयर सेम लिए जाएँ तो यहाँ पर टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हमें तोड़ने पड़ेंगे वो कितने तोड़ने पड़ेंगे, अगर 3 यहाँ पर थे 3 ही आप 4 कर लेते हैं बराबर रहे ताकि, तो ये कितने हो गए, यहाँ पर 8 हाइड्रोजन बॉन्ड्स थे जो तोड़ने थे, यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ 12 हो गए, 12 एंड 8। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, ज़्यादा एनर्जी किसको चाहिए होगी इसको तोड़ने के लिए। तो इन डीएनए मॉलिक्यूल 80 रिच पार्ट्स मेल्ट्स बिफोर जीसी रिच पार्ट्स, तो ये सही है, जीसी रिच जो होगा वो ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। इन बिटवीन A एंड T देयर आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स वेयर एज इन बिटवीन G एंड C देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो ये भी रीज़न भी सही दिया हुआ है। तो 169 का करेक्ट आंसर होगा 4th। इसका एक्सप्लेनेशन भी है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है और रीज़न भी सही है, तो 169 इज़ 4th। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन 160। मेलर एंड यूरे क्रिएटेड एन एटमॉस्फेयर कंटेनिंग, तो इन्होंने मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर और वाटर वेपर प्रिमिटिव अर्थ पर जो कंडीशंस थी वो कंडीशंस प्रोवाइड की थी। इनका रेशियो लिया था 2:1:2 और टेम्परेचर यहाँ पर लिया था 800 डिग्री सेंटीग्रेड। केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट था, और इससे बना क्या था, यहाँ पर अमाइनो एसिड्स वगैरह, सिंपल अमाइनो एसिड्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन एंड वाटर वेपर। 170 इज सेकेंड। सो आई हैव कवर्ड माई पोर्शन, question number 136 to 170. Now further discussion will be carried by my fellow partner Vikram sir. Thank you all of you. Thank you so much. हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों, और मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं ये री-एफएसटी का टेस्ट, जो कि हमारे डायरेक्टर सर का प्रयास है कि अगर नीट का एग्जाम दोबारा होता है तो आप लोग को पहले से आपकी तैयारी को और बिल्डअप करने के लिए, बेहतर करने के लिए ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से एक प्रयास है। और ये री-एफएसटी के क्रम में ये चौथा टेस्ट था, जो कि 3 जुलाई 2024 को हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों पेपर हुआ है। पेपर काफ़ी बढ़िया था, आप सबने बढ़ सके हिस्सा लिया, इसलिए आप सभी को बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 170 तक के डिस्कशन के लिए शैलेंद्र सर, अली सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने पेपर का बखूबी बहुत ही शानदार इसमें किया है। थैंक यू अली सर, शैलेंद्र सर। और मैं आपके सामने ये पहला सवाल लेकर के आ रहा हूँ, आप देख सकते हैं मलेरिया पैरासाइट अटैक्स। और देखिए मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो ये मलेरियल पैरासाइट होता है ये प्लाज्मोडियम होता है, और इसकी लाइफ साइकिल डाइजेंटिक होती है।
और डाइजेंटिक में मैन होता है प्राइमरी होस्ट और आपका फीमेल एनोफ्लीज होता सेकेंडरी होस्ट। तो मैन में ये पहले अटैक करता है लीवर पे और उसके बाद अटैक करता है आरबीसी पे। तो ये रहा आपका सेकेंड आंसर, ठीक। और आरबीसी में जब ये अंदर इसकी साइकिल चलती है एसेक्सुअल, और जब इसे रप्चर करके बाहर आता है तो एक ग्रेन्यूल निकलता है हीमोजोइन ग्रेन्यूल, और हीमोजोइन ग्रेन्यूल के निकलने के कारण ही आपकी जड़ा देखे बुखार आता है, ठीक है। तो आपकी और देखिए इसी आरबीसी में गैमेटोसाइड बनती है, और गैमेटोसाइड इन्फेक्टिव स्टेज होता है किसके, फीमेल एनोफिलिस के लिए। ये गैमेटोसाइड गैमीट बनाने वाली सेल होती है, ये डिप्लॉयड नेचर की होती है। तो आपसे पूछा कि लीवर के बाद आरबीसी, और एक कमाल बात, दोनों में ही ए सेक्सुअल साइकिल चलती है और सेक्सुअल साइकिल चलता है किसमें, फीमेल में, एनोफिलिस में। तो ये रहा सेकंड ऑप्शन। अब देखिए आपको पता लीवर सिरोसिस, इसी का दूसरा नाम आजकल आप जानते हैं फैटी लीवर सिंड्रोम के नाम से आप जानते हैं, और ये अल्कोहल के हाई इंटेक से होता है। या ध्यान रखिए नॉर्मल इंटेक से उतनी समस्या नहीं आती, दैट इज ये हाई इंटेक से प्रॉब्लम होती है। सेकंड थर्ड ऑप्शन। अब देखिए विडाल टेस्ट, आपको पता है कि जब बीमारी शरीर में होती है तो कैसे हम पता लगाएं, इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, जैसे इलिसा एस के लिए होता है, और ऐसे ही टाइफाइड के लिए एक विडाल टेस्ट कराया जाता है। तो ये टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है, और टाइफाइड एक प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरियल डिजीज क्यों, क्योंकि ये साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, और इसका डिटेल आपकी बुक में दिया गया है। दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिएगा मोस्ट बीटी टॉक्सिन, आपको पता है जो बीटी टॉक्सिन होता है ये क्रॉप स्पेसिफिक भी होता है, एक विशेष क्रॉप स्पेसिफिक भी होता है, और ये इंसेक्ट स्पेसिफिक होता है। मतलब ये हर इंसेक्ट पर अपना इफेक्ट नहीं करेगा, और हर प्रकार के हर तरह के फसल पर इसका प्रभाव नहीं आएगा। ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसीलिए आपकी बुक में लिखा कि चॉइस ऑफ जीन इट डिपेंड ऑन इंसेक्ट एंड क्रॉप प्लांट, दोनों पे इफेक्ट करता है। ये इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है। आपको मालूम था कि क्लास इंसेक्टा की बात अगर आप करें, जैसे इंसेक्टा एक क्लास है तो इसके कई ऑर्डर होते हैं, जो बुक में आपके दिया है ना, लेपिडोप्टेरान, डिप्टेरान, स्कोलिप्टेरान, ये ऑर्डर है भाई। इसमें फ्लीज मॉस्किटो आता है, इसमें टोबैको वाइडवर्म आता है, और कोटॉन में आता है बीटल्स भौरा। तो लिखा कि लेप्टोरा डू नॉट इंक्लूड बीटल्स, बिल्कुल सही है भाई। आप देखा जीएम प्लांट्स हेल्प रिड्यूस पोस्ट, कहते हैं कि जीएम प्लांट हम क्यों बनाते हैं, व्हाट इज जीएम प्लांट। कहते हैं कोई पौधा है उसका अपना कैरेक्टर था, और उस कैरेक्टर के बाद आपने उसमें कुछ मैनिपुलेशन किया उसके जीन में। क्यों चेंज किया, क्योंकि हमें कुछ डिजायर्ड फीचर चाहिए थे। बहुत सारे ऐसे फसलें होती हैं जब उन्हें हम हार्वेस्ट करने जाते हैं तो लॉस हो जाते हैं, तो इस कमी को दूर करने के लिए जीएम प्लांट बनाए गए। तो उसी का एक एडवांटेज है कि इन पर रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, ये सही है। और जीएमओ का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ओरिजिनल पेरेंटल जो भी उनका जीन था, फंडामेंटल जीन, उनमें कुछ आप मैनिपुलेट करके कुछ डिजायर्ड फीचर्स लाने के लिए आप चेंज करें तो वो जीएमओ कहलाते हैं। जैसे कि इसमें बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स हो सकता है भाई। ये चारों सही है, ए बी सी, दैट इज ऑल करेक्ट है भाई, इसमें ये चारों सही है। बात को समझिए। तो लिखा कि 174, ठीक है, थर्ड आंसर। अब देखिए बीटी कॉटन इज ए वेराइटी, अब देखिए नॉर्मल कॉटन तो कॉटन ही था, तो सर जी ये बीटी कॉटन क्या मतलब। बीटी कॉटन ऐसे होते हैं जिसे बैसिलस thuringiensis से एक जीन निकाल के डालते हैं, क्राई फर्स्ट एसी, क्राई सेकेंड एबी, क्राई फर्स्ट एबी, एक टॉक्सिन कोडेड जीन होते हैं जो इन फसलों को खत्म करने वाले पेस्ट को खत्म करता है। इसका मतलब ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो गया। ये क्या है, ये पेस्ट रेजिस्टेंट कॉटन है या पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट है। तो इसे कह सकते हैं बोलवर्म, चूंकि एक प्रकार का ये पेस्ट है। ये आपकी बुक में दिया गया, सही है भाई। तो कहते हैं नॉर्मल कॉटन के बीटी कॉटन क्या है, वो ये ऐसा कॉटन है एक प्रकार का, ये जीएमओ है, जेनेटिक ऑर्गेनिज्म है। क्यों, ये बोलवर्म रेजिस्टेंट या कॉर्न बोरर भी कह सकते थे। दैट इज सेकंड ऑप्शन। अब देखिए फॉलोइंग प्रोडक्ट फ्रॉम कॉटन बोल, ये तो आप जमाने से याद कर रहे हो सर कि क्राई फर्स्ट एसी और क्राई सेकेंड एबी ये कॉटन बोल वर्म, और क्राई फर्स्ट एबी ये कॉर्न बोरर के लिए होता है। तो आपसे कॉटन बोल, क्राई फर्स्ट एबी, क्राई सेकेंड एबी, थर्ड आंसर। यहाँ पे कुछ फर्स्ट सेकेंड मेंशन नहीं है इसलिए इसको नहीं ले सकते, थर्ड आंसर। अब देखिए इट इज सिंगल, देखिए कोई आपका सिंगल स्ट्रैंड चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, अगर आपने उसमें रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल या कोई लगा दिया तो इसे आप इस चीज को नाम देंगे प्रोब। तो आरएनए और डीएनए दोनों प्रोब होते हैं भाई, याद रखना, सेकंड ऑप्शन। अब देखिए आपको मालूम था कि एडीए डिफिशियंसी
जिसके लिए जीन थेरेपी कराई गई थी। कब कराई गई थी सर? 1990, एक 4 साल की लड़की में कराया गया था। तो कई तरीके से हमने इसको अप्रोच किया। पहले एंजाइम इस एडिनोसिन डीएमिनेज जो कि इम्यून सिस्टम के लिए बहुत क्रूशियल था, और ये लिम्फोसाइट के मैच्योरेशन के लिए बहुत जरूरी था। इसमें दोनों डिस्टर्ब होते हैं, बी लिम्फोसाइट, डी लिम्फोसाइट दोनों, और एक प्रकार का ये SCID है, सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी है भाई, याद रखिएगा। इसमें बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, मतलब इम्यून सिस्टम इससे बहुत तगड़ा वीक हो जाता है। तो भाई इस एडिनोसिन डी एंजाइम जो होता है, तो पहला काम किया कि एंजाइम को ही शरीर में बना बना के डाल दो, रिप्लेस कर लो, तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी आई। फिर बोन मैरो में ये एंजाइम बनता तो बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर लो। फिर कहा गया कि भाई लिम्फोसाइट अगर प्रॉपरली मैच्योर वर्क नहीं कर रहा है तो लैब में कल्चर करके इम्प्रूव्ड लिम्फोसाइट को शरीर में पीरियोडिकली इन्फ्यूज करो। लेकिन आपको पता है कि लिम्फोसाइट की लाइफ स्पैन ही कितनी होती है, आपको बार बार पीरियोडिकली इन्फ्यूज करना पड़ेगा। तो ये सभी के सभी टेम्पोररी क्योर थे, ये सभी के सभी टेम्प्रेरी क्योर थे। तो फिर ये सोचा गया कि अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इस एडीए बनाने वाली जीन को हम एम्ब्रियो में इंसर्ट कर दें तो जो मीजोडर्म से रिलेटेड होंगे, अभी एक्टोडर्म इंटोडर्म बना नहीं है, तो बोन मैरो स्केलेटल सिस्टम मीजोडर्म से बनता है, तो अपने आप ऑब्वियसली चूंकि एम्ब्रियोनिक कंडीशन आपने डाल दिया, तो अब एम्ब्रियो जब नया ऑर्गन डिफरेंशिएशन करेगा, नया जब बनेगा, जो ही बनेगा वो इम्प्रूव होके बनेगा। तो ये परमानेंट क्योर था। अब देखते हैं इसमें क्या गड़बड़ है। लिखा लिम्फोसाइट फ्रॉम पेशेंट ऑफ ब्लड आर टेकन आउट। हाँ बिल्कुल, आपने पेशेंट से लिम्फोसाइट लिया, उसको लैब में इम्प्रूव कल्चर किया, सही किया, सही है सर। और फंक्शनल एडीएनए इंट्रोड्यूस इन लिम्फोसाइट, बिल्कुल सही है। लिम्फोसाइट आर देन इंट्रोड्यूस इन द ब्लड, बिल्कुल सही है। लेकिन पेशेंट डज नॉट रिक्वायर पीरियोडिक, नहीं जरूरी है, क्योंकि लिम्फोसाइट की लाइफ स्पैन कम होती है, गलत है, रिक्वायरमेंट होती है, और इसीलिए ये एक प्रकार का टेम्पररी क्योर था। भले ही आपने लिम्फोसाइट जेनेटिकली इंजीनियर कर लिया, लेकिन उसका पीरियोडिक इन्फ्यूजन जरूरी है। तो ये पूछा गया, इनकरेक्ट है, फोर्थ आंसर। अब देखिए, कहते हैं पॉपुलेशन की बात करें, क्या है पॉपुलेशन? एक सिंगल स्पीसीज किसी एक हैबिटेट में एक दिए गए टाइम पीरियड पर जितने नंबर होते हैं सिंगल, इसको होती है पॉपुलेशन। इसके अब इस पॉपुलेशन में मेल भी होगा सर जी और फीमेल भी होगा, और इन दोनों का अगर आप अनुपात निकालोगे तो क्या बोलोगे सर? सेक्स रेशियो। इसका मतलब पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो है। अब देखिए, चूंकि नंबर ऑफ मिलियंस में, हजारों में, लाखों में यहाँ पर संख्या है, तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति का डेथ नहीं निकलेगा, डेथ रेट निकलेगा। जैसे 40 लोग मर गए तो 40 लोग 40,000 में मरे, ये है डेथ रेट, बात को समझिए। और इतने लोग पैदा हुए, ये है बर्थ रेट। इसका मतलब पॉपुलेशन में डेथ रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो होता है। और एक सिंगल इंडिविजुअल की, जैसे मान लीजिए मैं इंडिविजुअल हूँ या कोई इंडिविजुअल है, तो उसकी मौत हो सकती है, उसका जन्म हो सकता है, तो ये इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। बात को समझिए, इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है। तो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट CDE, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए, कहते हैं सपोज दैट ये एक पौधा है, ये पौधा है और ये हर्बीवोरस जानवर है, हर्बीवोरस जानवर। अब ये हर्बीवोरस इसे ईट करेगा, खाएगा, ठीक। मान लो खा रहा है नॉर्मल तरीके से, तब तो ठीक है, लेकिन दुनिया में हर कोई एक प्रकार का ये प्रेडेशन है। अब इस प्रेडेटर को ओवरकम करने के लिए, बचने के लिए, ये पौधा कुछ अपने अंदर चेंजेस करेगा डिफेंस करने के। ये डिफेंस भी दो प्रकार के, एक होगा मार्फोलॉजिकल डिफेंस, मतलब कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप कर लेगा जिससे कोई ब्राउजिंग करने वाला, ग्रेज करने वाला हर्बेसियस मैमल या एनिमल, हर्बीवोरस एनिमल, इसे खाए ना। तो उस पर एक एग्जाम्पल है भैया कैक्टस, जिसमें स्पाइन डेवलप हो जाते हैं। और एक अकेसिया ले लो, सिट्रस ले लो, बोगनविलिया ले लो, इस समय क्या बन जाता है आपका? थॉर्न बन जाता है, मतलब कांटे हो जाते हैं इन दोनों में। इससे आप देखिए कोई खाता नहीं है। फिर एक पौधा आता है मदार, जिसको आप जानते हो कैट्रोपिस, उसे भी कोई जानवर नहीं खाता, क्योंकि उसमें केमिकल होता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड, जिसकी वजह से इसे कोई नहीं खाता है। तो पौधे को हर्बीवोरस खाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस, ठीक, तो ये केवल पौधे पर अप्लीकेबल होगा, कैसिया, कैक्टस, कैट्रोपिस। अब देखिए, मोनार्च बटरफ्लाई खुद एक एनिमल है, और ये अपने जीवन काल के लार्वल स्टेज में कुछ ऐसा केमिकल सिंथेसाइज करती है जिससे कोई इसे खाए ना, तो इसे खाने वाला कार्निवोरस होगा भाई। यही तो क्वेश्चन की जान थी। माना कि इनमें डिफेंस इसमें भी है, लेकिन अगेंस्ट किसके है? कार्निवोरस के। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में हर्बीवोरस के अगेंस्ट डिफेंस लाना था, इसलिए मोनाज बटरफ्लाई आपके ऑप्शन में नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपकी तितली है खुद हर्बीवोरस, और ये किसी कार्निवोरस के अगेंस्ट अपने अंदर डिफेंस डेवलप की है, इसलिए केवल A, B, C, दैट इज सेकेंड ऑप्शन।
अब देखिए आपको मालूम है अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट ये बहुत बड़ा जंगल है और ये दुनिया के 20% ऑक्सीजन सप्लाई करता है, इसलिए इसको लंग ऑफ द प्लेनेट कहते हैं। यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। जैसे यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है, जैसे कि 1,25,000 तो केवल इनवर्टिब्रेट पाए जाते हैं, डेटा ये भी है। अब 378 जो डेटा है वो रेप्टाइल्स का है, दैट इज ए फर्स्ट। 427 ये एम्फीबियंस और मैमल्स का था, दैट इज बी फिफ्थ। और 1300 ये बर्ड्स की थी और 3000 मछलियाँ थी। तो भाई फिशेस, तो ये बर्ड्स हो गया और फिशेस रेस्पेक्टिवली, ये जरूर देखिएगा रेस्पेक्टिवली, फिशेस पहले लिखा है बर्ड बाद में लिखा है, तो फिशेस 1300 नहीं है भाई, फिशेस 3000 है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि रेस्पेक्टिवली इसीलिए लिखा गया कि आपको ये पता हो। माना कि ये दोनों बर्ड और फिशेस का है, लेकिन रेस्पेक्टिवली ऑप्शन में लगाने से हमारा ऑप्शन ये जाएगा, दैट इज सी। और 40,000 तो प्लांट थे, तो आपको पता ही था, C6 और हो गया D4, दैट इज फोर्थ आंसर। तो कभी कभी क्या होता है, हमें डेटा पता होता है लेकिन क्वेश्चन के सेंटेंस को ही प्रॉपरली पढ़ें कि रेस्पेक्टिवली लिखा है कि नहीं लिखा। अगर रेस्पेक्टिव नहीं होता तो ये भी सही होता और ये भी सही होता। तो आपका आंसर फोर्थ। तो देखिए फिर से 378 रेप्टाइल हो गया, दैट इज ए फर्स्ट। और 427 आपका एम्फीबिया और मैमल्स हो गया, बी फिफ्थ। और 1300 हो गए आपके बर्ड्स और 3000 की मछलियाँ, दैट इज C6। और 40,000 हो गया प्लांट, D4, फोर्थ आंसर। कहते हैं बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट। सर जी हॉट स्पॉट है क्या? हॉट स्पॉट अगर आप बायोडाइवर्सिटी की बात करो, कहते हैं बहुत ही लिमिटेड स्पेस में जिस चीज़ की आप हॉटस्पॉट कहो, जैसे आपने कोरोना महामारी में देखा था कुछ गली मोहल्लों को हॉटस्पॉट बोल दिया गया था, तो वहाँ हॉटस्पॉट का टर्म आया। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर ऑफ मोर देन ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट हमारे उसी एरिया में हैं, तो वहाँ देखिए हॉटस्पॉट का नाम जिक्र आया। तो ऐसे ही अगर आप बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट की बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक लिमिटेड स्पेस में नंबर ऑफ स्पीसीज यहाँ बहुत ज़्यादा रहेगी। आपकी बुक में लिखा डेटा दिया है कि लेस देन 2% अर्थ का लैंड एरिया कवर करने के बावजूद ये 30% आपकी बायोडाइवर्सिटी शेयर करते हैं। सोच लीजिए 2% से कम आपका स्पेस है और 30% बायोडाइवर्सिटी शेयर कर रहे हैं, ठीक। और किसी भी जगह को हॉट स्पॉट डिक्लेयर करने के लिए एक तो वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म हो, मतलब ऐसी स्पीसीज, ऐसे जंतु जातियाँ या पेड़ पौधे जो भी केवल उसी हैबिटेट में पाए जाएं और कहीं ना पाए जाए, होती एंडेमिक स्पीसीज, और वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा तो होनी ही चाहिए, ठीक। तो अब देखते हैं क्या रेट है। लेस देन 2% ऑफ अर्थ लैंड एरिया कवर, ये सही है भाई। कितना कवर है? 2 से ज़्यादा, 2 के बराबर नहीं, ज़्यादा नहीं है। और 30%, तो भाई ये 30% किसका है? ये बायोडाइवर्सिटी का डेटा है, ना कि लैंड एरिया का। फर्स्ट आंसर। अब ये फेबेसी का फ्लो फॉर्मूला तो आप जमाने से याद करते हैं कि यही एक फैमिली है जो कि जाइगोमॉर्फिक है, इसके अलावा रेफ्लोरेट्स है और पोएसी है। तो 9+, देखिए 9+1 में ये वाला होना चाहिए, ये जुड़े हुए होते हैं, ब्रैकेट लगा होना चाहिए, दैट इज थर्ड आंसर, ठीक है। तो देखिए बाइसेक्सुअल K5 1 2+2, ये आपका वो है भाई, और ये वैक्सिलम वाला है, तो भाई ये सही है, थर्ड आंसर फेबेसी। अब देखिए स्टेम मॉडिफाइड इनटू, अब कहते हैं स्टेम के भी कई मॉडिफाइड होते हैं। जो जीरोफिटिक पौधे होते हैं वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए पत्तियां उनकी खत्म हो जाती हैं, और जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक हो, लेकिन स्टेम लीफ लाइक हो जाता है, इसका ये मतलब कतई नहीं है कि वो लीफ की तरह हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। वो केवल उतना ही फोटोसिंथेसिस करता है जिससे उनका जीवन यापन, उनका सर्वाइवल होता रहे। मतलब कुल मिला के पानी के लॉस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए गैस एक्सचेंज चाहिए और पानी स्टोमेटा के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टेम मॉडिफाई हो जाता है लीफ की तरह, बहुत ही फ्लैशी हो जाता है। अब क्या होता है सर जी, फ्लैशी हो जाता है, और एक होता है फ्लैशी फ्लैटेंड, ठीक, आपकी बुक में लिखा हुआ, और एक है फ्लैशी सिलेंड्रिकल। अब सर जी क्या चक्कर है इसमें, मैं बताता हूँ। इसे बोलते हैं फिलोक्लैड। अब स्टेम के पहला मॉडिफिकेशन बना फिलोक्लैड। इसमें मोर देन 1 इंटरनोड होता है, और जो स्टेम होता है वो लीफ लाइक हो जाता है, फोटोसिंथेटिक, क्यों? क्लोरोफिल होता है। अब इसके दो एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं कि या तो फ्लैशी फ्लैटेंड हो तो ओपेंसिया, फ्लैशी सिलेंड्रिकल हो तो यूफॉर्बिया, लेकिन दोनों ही आपके फिलोक्लैड के एग्जाम्पल हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है वो क्लैडोड, इसमें एक इंटरनोड होता है, और ये भी ये छोटा लीफ लाइक होता है, बहुत ही स्टिप्यूल का छोटा छोटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक। क्लैडोड हो गया। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, आपकी बुक में दिया ऑस्ट्रेनेकेसिया में कि जो अगर मान लीजिए लेमाइना खत्म हो जाए, ये लेमाइना खत्म हो जाए, तो ये पैटियोल बाद में जा करके ये फैल के एक्सपेंड हो जाता है ऐसे, इसे बोलते हैं क्या चीज़, फिलोड,
मतलब पेटियोल बिकम्स लीफ लाइक टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये है फिलोड। तो भाई ये तो पेटियोल मॉडिफिकेशन है और ये हो गया स्टेम मॉडिफिकेशन, ये सही। अब देखिए ट्यूबर क्या चीज़ है। ट्यूबर एक आपके फूड स्टोरेज वाला स्ट्रक्चर होता है जैसे कि आलू और शकरकंद, लेकिन कमाल की बात है जो स्वीट पोटैटो ट्यूबर है वो आपका रूट मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस। और जो नॉर्मल आप पोटैटो आलू खाते हो ये स्टेम मॉडिफिकेशन है। ये दोनों ट्यूबर के एग्जांपल हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया फ्लैट एंड फ्लैशी स्ट्रक्चर, भाई ये तो फिलोक्लेड है और ये यूफोर्बिया में है, ओपनसिया में है, दैट इज सेकंड ऑप्शन। अब देखिए आपको पता था बास्ट फाइबर का ही दूसरा नाम फ्लोएम फाइबर है और स्किन काइमा है। और कमाल की बात ये कि जाइलम का फाइबर भी स्क्लेन काइमा है, ये दोनों डेड होते हैं भाई। अब बास्ट फाइबर कुछ इस तरह से होता है, ऐसे ये पॉइंट एपेक्सिस होते हैं और ये अनब्रांचिंग होती है, सही है भाई, पॉइंट एपेक्सिस है और इसी को फ्यूजिफॉर्म शेप कहते हैं। इपिडर्मल सेल्स पैरेन्काइमेटस होती हैं और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, ये सही है। अब देखिए फंक्शन, अब नहीं सर, जो सीव ट्यूब होती है मैच्योर होने पर ई न्यूक्लियर हो जाती है, उसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है, इसलिए उसके फंक्शन को कंट्रोल कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस करता है। यहाँ उल्टा लिखा है, इसको यहाँ होना चाहिए था उसको वहाँ, इसलिए सेंटेंस गलत है। तो ए बी सी, दैट इज फर्स्ट आंसर, 185 इज फर्स्ट। अब ये डायग्राम देखिए, आपसे कहा गया था कनेक्टिव टिश्यू में भी डेंस रेगुलर डेंस इरेगुलर, तो ये डेंस इरेगुलर का मतलब डेंस जो है, लूज और डेंस दो प्रकार के थे, लूज डेंस स्पेशलाइज। तो लूज में तो एरियोलर हो गया, एडिपोज हो गया, और डेंस में रेगुलर इरेगुलर, तो ये डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल है, डेंस इरेगुलर। और ये कहाँ पाया जाता है, स्किन में। और डेंस रेगुलर का एग्जांपल टेंडन और लिगामेंट। तो भाई ये तो हम पहचान गए कि भाई डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों? क्योंकि इसमें फाइबर और जो आपकी फाइब्रोब्लास्ट और ये फाइबर, ये दोनों रैंडमली अरेंज है भाई, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए ये तो आप जमाने से जान लो सर, ये तो आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी है, ठीक। और ये बाई कॉनकेव आपको दिख ही रहा है तो उसमें तो कोई टेंशन नहीं। तो बाई कॉन्वेक्स तो पहले ही गया मैदान से, ठीक। और वाइट ब्लड सेल एम्बॉयड शेप होती है, आपको पता है आरबीसी की साइज कितनी दी गई है, 7 माइक्रोमीटर दी गई है भाई। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन, ठीक। तो ये आपको याद है डब्ल्यूबीसी होता या ल्यूकोसाइट लिखा होता, आरबीसी लिखा होता या एरिथ्रोसाइट लिखा होता। तो ये राउंड तो नहीं भाई, लेकिन ये बाई कॉनकेव शेप होती है और ये 7 माइक्रोमीटर है। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 188। विच एमंग द स्टेटमेंट इज फॉल्स। बिल्कुल आपको मालूम है, सपोज दैट मैं कह रहा हूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो कम से कम इसमें एक सेल तो होगी ही होगी, जाहिर सी बात। क्यों? क्योंकि सेल जो है वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ है और कम से कम मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होना चाहिए। इसलिए कहा गया था, आपके लिविंग वर्ड चैप्टर में लिखा है कि लैब में हम आइसोलेटेड लिविंग रिएक्शन करा रहे हैं, लेकिन हम उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं देते, क्योंकि कम से कम एक सेल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सिंगल सेल अपने जीवन के बेसिक इसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करे और अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस देना चाहिए। भले यूकैरियोट हो, भले प्रोकैरियोट हो, सेल वाल हो ना हो, कोई बात नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये एक सेल लिविंग है तो कम से कम ये अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करना चाहिए और ये सर्वाइवल इसका होना चाहिए और ये अपने जीवन के जो बेसिक इसेंशियल फंक्शन है वो उसे करें। बेसिक इसेंशियल फंक्शन घूमना टहलना पढ़ाना लिखाना नहीं है भाई, बेसिक इसेंशियल फंक्शन है रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और आपका मेटाबॉलिज्म, ये है फंक्शन किसी के जिंदा रहने के लिए। जैसे इस हमारे हाथों पर बैक्टीरिया है, यूनिसेलुलर जिंदा है, इस बोर्ड पे बैक्टीरिया है, जिंदा है, बात को समझिए। तो ये कहना गलत है कि सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, नहीं भाई, ये तो ऑल होगा। जब आप लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल ही रहे हो तो सेल के बिना तो पॉसिबल है ही नहीं, गलत। और यूनिसेलुलर कैपल आप, ये सही है, और यूनिसेलुलर कैपल बिल्कुल ये सही है भाई। तो बी और सी सही है, लेकिन पूछा गया गलत, तो आंसर हमारा ओनली ए, दैट इज थर्ड ऑप्शन। बात को समझिए कि लैब में आप आइसोलेटेड लिविंग रिएक्शन करा तो सकते हो, ना तो आप उसे लिविंग बोलते हो और ना उसे लिविंग, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते। कम से कम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल होना चाहिए, सेलवाल हो ना हो ये महत्व नहीं रखता, मेम्ब्रेन बाउंड होना चाहिए। क्यों? माइक्रोप्लाज्म सेलवाल नहीं है लेकिन फिर भी वो लिविंग है, बात को समझिए। तो ये हो गया आंसर थर्ड। अब देखिए आपको मालूम था कि जब आप फैटी एसिड की बात करते थे तो उसमें कार्बन नंबर वेरिएबल होता था। जैसे कि आपने एक नाम सुना, पामीटिक एसिड, इसमें 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ऐसे ही आपने एक नाम सुना एरेकिडोनिक एसिड, इसमें है 20 कार्बन इंक्लूडिंग COOH। तो भाई ये 16 और 20 इनमें पूछा गया इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए कहा गया था कि जब प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात आप करते हो तो उसमें एक प्राइमरी,
एक सेकेंडरी और एक ऐसे बीटा सीट। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है, अल्फा हेलिक्स है और ये बीटा प्लेट, लेकिन ये सर जी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी टर्सरी प्राइमरी की तो बात आप कर नहीं सकते। मान लीजिए आप ना पहचान पाते कि कौन अल्फा हेलिक्स है कौन बीटा, इतना तो आपको पता है कि अल्फा और बीटा क्या सेकेंडरी है, तो आपको ये जानना था कि दोनों सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं और ये ए अल्फा हेलिक्स है ए वाला और बी वाला आपका बीटा प्लेट चीजें बिल्कुल सही है, फोर्थ आंसर। अब देखो आपको पता था कि NAD और NADP ये क्या है भाई, एक प्रकार के ये कोफैक्टर हैं और कोफैक्टर में भी कौन कोएंजाइम टाइप के, ठीक, और ये विटामिन रखने वाले रसायन हैं और ये किसके लिए इसेंशियल हैं, एंजाइम एक्टिविटी के लिए जरूरी हैं। तो कंटेन विटामिन कौन सा ये कोएंजाइम है भाई, ठीक। तो इसमें विटामिन दोनों में नियासिन पाया जाता है, FAD में राइबोफ्लेविन पाया जाता है, ठीक, FAD में विटामिन राइबोफ्लेविन पाया जाता है। तो भाई ये हो गया सेकेंड ऑप्शन कोएंजाइम्स। अब देखिए कहते हैं कि स्टार्च और सेलुलोज ये दोनों के दोनों, स्टार्च सेलुलोज ये दोनों के दोनों ग्लूकोज के पॉलीमर हैं, लेकिन सर जी इसमें अल्फा डी ग्लूकोज है और इसमें बीटा डी ग्लूकोज है। अब इन दोनों को डिफर करने के लिए आयोडीन का टेस्ट कराया जाता है। तो जो स्टार्च होता है आयोडीन का पॉजिटिव टेस्ट देता है और सेलुलोज निगेटिव टेस्ट देता है। क्यों देता है, क्योंकि जो स्टार्च होता है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और इस आयोडीन जो होता है इसी में ट्रैप्ड हो जाती है, मतलब होल्ड कर लेता है स्टार्च। तो कहते हैं कि स्टार्च पॉजिटिव टेस्ट देता है, क्यों, क्योंकि वो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। सेलुलोज क्यों नहीं देता, क्योंकि ये होल्ड नहीं कर पाता ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हेलिकल स्ट्रक्चर। तो सेलुलोज कैन नॉट होल्ड I2, ये सही है। और सेलुलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते, इसीलिए ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि जो सेलुलोज है वो क्यों नहीं आयोडीन को होल्ड कर पाता, क्योंकि उसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होते और इसीलिए ये निगेटिव टेस्ट देता है आयोडीन का, ब्लू कलर का, फोर्थ आंसर। अब देखिए जब आप C3 प्लांट की बात कर रहे थे, C3 प्लांट, तो जमाने से आप 6, 12, 18 याद करते आए। ये क्या चीज़ है सर जी, CO2, NADPH और ये ATP, और ज़माने से आप याद करते आए C4 प्लांट में 6, 12, 30, ये क्या है, ये भी वही CO2, NADPH और ATP। लेकिन सर आपसे यहाँ रेशियो पूछा गया तो 6 का 6, 6 दूनी 12 और 6 3 18। देखो आज पहाड़ा याद करना मेरे लिए फायदेमंद हो गया, कभी पहाड़ा याद किए, देखो आज फायदा हो गया। और यहाँ पे देखो 1:2, 1:5। अब कमाल की बात है 1 2 3 आपके दिमाग के रिफ्लेक्स में आ रहा है, लेकिन कमाल की बात है ये आंसर इसका है ही नहीं, पूछे क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पहले ATP फिर NADPH फिर CO2 का रेशियो रेस्पेक्टिवली निकलवाएगा। मतलब हम इधर से चलेंगे, पहले ATP है फिर NADPH है फिर CO2, दैट इज 3:2:1। ये बहुत ज़रूरी था, सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में यही चीज़ था कि आप 6 12 18 6 12 30 तो याद रखते हो, लेकिन वो रेशियो CO2 NADPH और ATP का रेस्पेक्टिवली होता है। क्वेश्चन में ATP NADPH CO2 का पूछा गया है, इसलिए आंसर फर्स्ट है ना कि सेकेंड, फर्स्ट आंसर। आप देखिए जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग और एक्सचेंज में, तो जो हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस या वॉल्यूम ऑफ एयर इनटेक या आउटटेक करते हैं उनके बिहा पर कुछ वॉल्यूम्स बताए गए। कहा गया कि एक ब्रीदिंग में, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग जो आप कर रहे हो वो उससे बोलते हो टाइडल वॉल्यूम, ये कितना होता है 500 से 600 ml। अगर आप पूरे 12 बार निकालोगे तो 6000 से 8000 ml आ जाएगा, तो बात अलग है। अब दूसरा होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब मैक्सिमम इनटेक ऑफ एयर इंस्पायरेशन और मैक्सिमम आउट टेबल बाहर निकाल दे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। अब देखिए अगर इसमें टाइडल वॉल्यूम जोड़ दें तो भैया इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, इसमें टाइडल वॉल्यूम जोड़ दें तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बन जाती है, ठीक। और इन सब को अगर मिला दे, रेजिडुअल सबको मिला के जोड़ दे तो होगा टोटल लंग कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम और ERV क्या हो गई, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, दैट इज A फर्स्ट। और A फर्स्ट एक ही ऑप्शन में है तो हमारा तो ये पहला आंसर अपने आप हो गया। दूसरा एक्सपायरेटरी, ठीक है। अब देखिए एक्सपायरेटरी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये निकल के आ जाएगा फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक। और देखिए RV ARV और ये तीनों मिला के टोटल लंग कैपेसिटी, दैट इज B सेकेंड। तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर IRV और प्लस T लिखा होता तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी होती। तो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब कि जितना भी आप बाहर निकाल सकते थे और जो पहले से थी आपके पास वो अलग है। तो ये आ गया आंसर A फर्स्ट, B सेकेंड, C थर्ड, दैट इज फर्स्ट आंसर। अब देखिए कहते हैं कि कोई जीव है
किसी फंक्शन को करना है, तो अगर उसके पास कोई ऑर्गन नहीं है तो कम से कम बाहरी सरफेस तो होता ही होता है। जो लोअर इन्वर्टिब्रेट होते हैं उनके पास कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं होता, इसलिए आप देखा होगा कि जितने लोअर इन्वर्टिब्रेट हैं, स्पॉन्ज है, सिलेंटेट है, यहाँ तक कि एनिडा है, ये जनरल बॉडी सरफेस से ही ब्रीदिंग या गैस एक्सचेंज करते हैं। तो ये बिल्कुल सही लिखा है कि लोअर इन्वर्टिब्रेट लाइक स्पॉन्ज, सिलेंटेट, फ्लैट वर्म एक्सचेंज विद ऑक्सीजन बाय सिंपल डिफ्यूजन बाय ओवर देयर बॉडी सरफेस। अब देखिए आपको पता है ये ट्रैकिया यहाँ से जा रहा है और यहाँ से ये बाइफर्केट हो रहा है। ये पोजीशन जो है ये थोरेसिक की 5वीं है, लेकिन कमाल की बात है ऊपर से आपकी सर्वाइकल साथ और यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 इतने में और T5, मतलब अगर आप थोरेसिक की 5वीं वर्टिब्री और ओवरऑल वर्टिब्री की अगर आप बात करोगे तो ये 12th वर्टिब्री पे जाकर के बाइफर्केट होता है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। तो ये बिल्कुल सही है, मिड थोरेसिक कैविटी विच 5th थोरेसिक, सही है भाई। और कहते हैं कि अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनना है या ऑक्सी कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनना है, सपोज ये हीमोग्लोबिन है और ऑक्सीजन है, तो जो प्राइमरली मेजर फैक्टर है वो इसका पार्शियल प्रेशर ही होता है जो इसे अटैच करवाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बनने के लिए। तो लिखा कि PO2 और अगर ये बाइंड कर गया तो CO2 नहीं बाइंड कर पाएगा, मतलब इन दोनों का पार्शियल प्रेशर ही ये महत्व रखता है कि कौन बाइंड करेगा कौन नहीं। अब सपोज ये बाइंड कर गया तो CO2 से हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग अफेक्टेड हो जाएगी, और अगर पार्शियल प्रेशर CO2 बढ़ेगा तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बाइंडिंग अफेक्टिंग हो जाएगी। यही क्वेश्चन लिखा है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट बाइंडिंग ऑफ CO2 विथ हीमोग्लोबिन। ये सही है भाई, मतलब प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं उसके पार्शियल प्रेशर ही होते हैं। टिश्यू साइड पर जो होती है पार्शियल प्रेशर CO2 ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर वो बाइंड करता है, और एल्वेलाई साइड पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन ज़्यादा होता है इसलिए वो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाता है। तो ये सही है। अब इसमें पूछा गया इनकरेक्ट, इसमें से कोई गलत नहीं है, नन ऑफ दीज 4th आंसर। अब देखिए कहते हैं कि ये आपकी बुक की लाइन है कि जैसा फॉर्म ग्रो जिसपे नया सेल, सपोज ये एक सेल है, 1 से 2 बना और फिर लगातार ये बनता ही जा रहा है बनता ही जा रहा है, ये है ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ। ठीक है, जिसमें ग्रोथ की फॉर्म खुली हुई है, लगातार ग्रोथ बढ़ती जा रही है। जैसे प्लांट में होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल में, टिश्यू में लगातार ग्रोथ होती रहती थी, ये ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ है, सेकेंड ऑप्शन। अब देखिए आपको पता पहले तो सर जी ये प्लास्टिसिटी क्या है, कहते हैं कि वातावरण के इफेक्ट के कारण कुछ ऐसे मार्फोलॉजिकल चेंजेस हो जाए किसी पौधे के अंदर, ये घटना होती है प्लास्टिसिटी। और ये 2 प्रकार से हो सकती है, एक तो वातावरण के हैबिटेट चेंज होने की वजह से, और दूसरा डिफरेंट फेज ऑफ आपके फेज ऑफ लाइफ से। जैसा आपने पढ़ा होगा बटर कप में, तो बटर कप में आपने देखा था कि जो उसका जुवेनाइल फेज था, ठीक है, और जो उसका एडल्ट फेज था, ठीक, इन दोनों में उसकी पत्तियों की लीफ अलग अलग थी। और जो कॉटन कोरिएंडर लॉक्सपर होते हैं इनमें आपके अलग अलग हैबिटेट से आते हैं, इसलिए मैच्योर प्लांट में अलग है और उसमें अलग है, दैट इज फर्स्ट आंसर। तो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि हेट्रोफिली, अब देखिए हेट्रोफिली एग्जाम्पल है किसका, प्लास्टिसिटी का, लेकिन प्लास्टिसिटी हेट्रोफिली का एग्जाम्पल नहीं है। बात को समझिए कि हेट्रोफिली एक प्रकार की घटना थी जिसके बिहा पर हम प्लास्टिसिटी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ और हैबिटेट चेंज होने की वजह से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, क्योंकि पत्ती तो मॉर्फोलॉजी होती दिखाई पड़ती है, समझ गए। तो आपके बुक में बटर कप का एग्जांपल दिए जो जुवेनाइल और एडल्ट में 2 पत्तियों का शेप अलग अलग है, और आपका लॉक्सपर का एग्जांपल दिया गया। तो हालांकि कॉटन, कोरिएंडर और लॉक्सपर इन तीनों में डिफरेंट मैच्योर प्लांट्स में अलग अलग होती है, फर्स्ट आंसर। अब देखिए आपको जब फिलोटैक्सी पढ़ाया गया था तो ये कहा गया था कि भाई स्टेम के ब्रांच पर पत्तियों की व्यवस्था होती है, उसे फिलोटैक्सी कहते हैं, कई प्रकार से होती है। एक व्यवस्था ये है सर जी कि एक नोड है, ऐसे नोड है, एक पत्ती यहाँ लग जाए, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ, ये तो अल्टरनेट है। और एक व्यवस्था ये है कि एक ही नोड पर एक पेयर निकल जाए, इसे सर जी अपोजिट। और एक व्यवस्था तो ये है कि एक नोड है, इस पे एक पत्ती ऐसे, एक पत्ती ऐसे, एक पत्ती ऐसे, ऐसे घुमा, मतलब मोर देन 2 लीव्स निकले। तो यही व्यवस्था है एल्साटोनिया की, और एल्साटोनिया में ये व्यवस्था रोल्ड होती है। ठीक, ये होगी अल्टरनेट। ये कहाँ पर है, मस्टर्ड में, चाहे रोज में है, सनफ्लावर में, ये कैरोट्रॉपिस में है और गोवा प्लांट में है। तो आपसे पूछा कि अल्साटोनिया किस लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है रोल्ड फिलोटैक्सी के लिए, दैट इज 4th आंसर। अब देखिए ह्यूमन में रिप्रोडक्शन का आपको पता है कि सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होकर जायगोट बना, और जायगोट से नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगे, इसमें क्लीवेज होने लगा तो बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो में एक स्ट्रक्चर आपका बना मावला। मावला के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ये ब्लास्टोसिस्ट जब यूट्रस की वॉल में जैसे ही अटैच होगा तो इसको बोलते हैं कि प्रेगनेंसी सस्टेन कर गई, दैट इज इम्प्लांटेशन। यहीं से प्रेगनेंसी गेस्टेशन पीरियड स्टार्ट होता है।
ठीक, तो इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। का क्या मतलब होता है? ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू यूट्राइन वॉल, दैट इज फोर्थ आंसर। अब देखिए, आपको मालूम कि जब आप यूकैरियोट्स की बात करते हो तो इसमें जब ये आपका डीएनए है और जब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा तो पहले ऐसे प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, और इसमें कुछ व्यवस्था ऐसी होती है कि ये बीच बीच में ऐसे आपके इंट्रॉन होते हैं, ये इंट्रॉन होते हैं। अब ये इंट्रॉन होते हैं, ये एक्सप्रेस नहीं होते, प्रोटीन बनाने के नहीं होते, नॉन कोडिंग कह सकते हैं। और ये वाला एक्सॉन है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ ये इंट्रॉन है और ये एक्सॉन है, ये अनएक्सप्रेसिबल होता है, ये एक्सप्रेस होता है। तो अब ये तो व्यवस्था बड़ी अच्छी है। तो भगवान ने यूकैरियोट में, इसे बोलते हैं स्प्लिट जीन अरेंजमेंट, भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई कि भाई इंट्रॉन को हटाओ और एक्सॉन को जोड़ के एक नया सीक्वेंस बनाओ। तो अब ये प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये इमैच्योर एमआरएनए है। अब इस इंट्रॉन को हटाएंगे और अपना मैच्योर प्रोसेस्ड एमआरएनए बनाएंगे। ये है आपका मैच्योर एमआरएनए, इसी को आपको प्रोसेस्ड एमआरएनए कहते हैं। ठीक, ये बात समझ में आ गई। तो सर इस प्रोसेस का क्या नाम है? यही है स्प्लाइसिंग। और इसे करने के लिए यूकैरियोट्स में मॉलिक्यूलर मशीनरी होती है जिसे बोलते हैं स्प्लाइसियोसोम। ये आपका पीवाईक्यू का क्वेश्चन है भाई, स्प्लाइसियोसोम। और ये यूकैरियोट्स की प्रॉपर्टी है। बस इतना जानिए कि स्प्लाइसिंग यूकैरियोट में पाया जाता है, काहे के लिए? स्प्लाइसिंग के लिए ये मॉलिक्यूलर मशीनरी होती है। ठीक, तो भैया ये होगा स्प्लाइसिंग, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। और कैपिंग टेलिंग, ये तो आपके आपको पता ही था कैपिंग टेलिंग काहे के लिए होती है। यहाँ कैपिंग की जाती है 5' पे और 3' पे की टेलिंग किया, और ये दोनों हटते हैं भाई। और ट्रांसफॉर्मेशन तो अलग चीज़, आपको पता, बायोटेक में पता ही है। ठीक, तो बच्चों यहाँ से हमारा सेशन खत्म हुआ। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सेशन आपको कैसा लगा। और ये हमारे डायरेक्टर सर का, हमारे इंस्टीट्यूट का प्रयास है कि री एफएसटी आपको अलग से टेस्ट कराए। जो नॉर्मल टेस्ट हमारे एफएसटी के नीट के चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, ये री एफएसटी अलग से चल रही है टेस्ट। क्यों? ताकि आप लोग को पहले से अभ्यास कराया जाए, आप लोग की रिदम बना दी जाए कि अगर मान लीजिए जैसा फैसला आए तो चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।